ठीक है, सबको अलविदा, शायद अब कभी न मिले। ये कहते हुए गोकू ने 2 उंगलियां अपने माथे पर रखी और तुरंत ही गायब हो गया। वो सीधे टेम्पल पहुंचा, जहां डेंडे और मिस्टर पोपो पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। वहां से जाने से पहले गोकू ने दोनों से विदा ली। गोकू ने उनका धन्यवाद किया और फिर वहां से नीचे उतरा। इसके बाद वो सीधे कारण टावर पहुंचा और वहां करिन से भी विदा ली। करिन ने उसे अपनी बची हुई 10 सेंजू बीन्स दी। गोकू उनके इस उपहार के लिए आभारी था। इसके बाद उसने तुरंत टेलीपोर्टेशन से किंग काई के प्लैनेट का रुख किया। वहां किंग काई उसे देखकर बहुत खुश हुए और बोले, गोकू, अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। मुझे लगा था कि वो लोग तुम्हारा कुछ कर देंगे, लेकिन तुम्हारी ताकत हमेशा सबके सामने आ ही जाती है। गोकू मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो किंग काई, मैं अपनी रक्षा करना जानता हूं और तुम ये बात अच्छे से जानते हो। वैसे तुम जानते हो मैं यहां किस लिए आया हूं। किंग काई थोड़ा सीरियस हो गए और बोले, क्या तुम विदाई लेने आए हो? अफसोस है कि इतना कुछ करने के बाद भी तुम अपनी प्यारी धरती से विदा ले रहे हो। लेकिन गोकू ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा, नहीं, मैं तो खाने के लिए आया हूं, बहुत देर से कुछ खाया नहीं है। ये सुनकर किंग काई हैरानी से गिर पड़े और जोर जोर से हंसने लगे और बोले, तुम कभी नहीं बदलोगे गोकू, तुम हर बार मुझे हंसा देते हो जब भी आते हो। चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को तैयार करता हूं। जेनोप्लेस की ओर प्रस्थान। खाना खत्म करने के बाद सैयन वॉरियर ने किंग काई से विदा ली। इसके बाद वो टेलीपोर्ट करके किंग यमा के पास पहुंचा। वहां किंग यमा ने उसे उसकी नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। अब गोकू तैयार था जेनोप्लेस जाने के लिए। तभी किसी ने टेलीपैथी के जरिए उससे संपर्क किया। गोकू, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ये आवाज उसके मास्टर वीज की थी। गोकू ने विनम्रता से जवाब दिया, जी सर, बिल्कुल सुन सकता हूं। क्या कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं गोकू, वीस ने कहा, मैं सिर्फ तुमसे अलविदा कहना चाहता था। तुम मेरे सबसे बेहतरीन स्टूडेंट रहे हो। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो एक दिन सबसे ताकतवर वॉरियर बन जाओगे। गोकू भावुक होकर बोला, आपकी बातों का धन्यवाद मिस्टर वीज। हालांकि मुझे अफसोस है कि मैंने आपके साथ गलत बर्ताव किया और वो बेवकूफ़ी भरी लड़ाई की बात छेड़ी। वीस मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं गोकू, वो पल शानदार था। मुझे गर्व है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। हालांकि अब लगता है कि तुम मुझे भी पीछे छोड़ चुके हो। गोकू ने तुरंत जवाब दिया, ऐसी बातें मत कहिए मिस्टर वीज, आप हमेशा मेरे टीचर रहेंगे। वैसे वार्डोज कैसी है? मुझे लगता है मैंने उसे लड़ाई में ज्यादा चोट पहुंचा दी। वीस ने जवाब दिया, वो अब ठीक है, हल्की फुल्की चोटें हैं। गोकू, अब आगे क्या करने का सोच रहे हो? गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं जेनोसामा के पास जाऊंगा। शायद वहीं मुझे मेरी जिंदगी की अगली दिशा मिले। पछतावे की आग। दूसरी ओर वार्डोज जैसे ही उठी, उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। कहाँ है वो नीच सयान? मैं उसे माफ नहीं करने वाली। चांपा ने उसे शांत किया और बताया कि गोकू को अपने किए पर पछतावा था। इसके बाद वीस ने चांपा और वार्डोज को पूरी घटना की जानकारी दी। गोकू के हालात और उसकी मंशा सुनकर वे दोनों चौंक गए। वीस ने एक बड़ा सच उजागर किया, जेनोसामा पहले ही उन यूनिवर्स को मिटाने वाले थे जिनकी मृत्यु दर कम थी। गोकू ने उन्हें बचाने के लिए ही टूर्नामेंट ऑफ पावर का प्रस्ताव रखा था, ताकि सबको बचने का एक मौका मिले। उसने ये सच इसलिए छुपाया क्योंकि शर्त यही थी कि इसे रहस्य रखा जाए। सबको लगा गोकू ने अपनी लड़ाई की भूख के लिए सबको खतरे में डाला, जबकि वो सबका रक्षक था। ये सच्चाई जानकर गॉड्स के चेहरों पर पछतावा साफ झलक रहा था। चांपा गुस्से में बोला, चलो यहां से वार्डोज, हमें इन धोखेबाजों यूनिवर्स 7 के लोग के साथ नहीं रहना चाहिए। मेरा भाई बीरस ही असली दोषी निकला। बीरस, वेजिटा और गोहन को अब गहरा पछतावा हो रहा था। वहीं बुल्मा की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे गोकू के साथ बिताए बचपन के सारे पल याद आ रहे थे। अंत में बीरस ने वीस से कहा, मुझे मेरे प्लैनेट पर ले चलो, मैं कुछ देर सोना चाहता हूं। बीरस अपने बिस्तर पर गया और बोला, मैं थोड़ा आराम करूंगा। वीस चुपचाप खड़ा आसमान की ओर तारों और प्लैनेट्स को देखने लगा। मन ही मन उसने कहा, धन्यवाद वॉरियर गोकू, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम कभी नफरत और बदले की आग में ना जलो, क्योंकि अगर वो हुआ तो कोई नहीं होगा जो तुम्हें रोक सके। तुम वही बन जाओगे जिससे तुम्हारे अपने सबसे ज्यादा डरते हैं, एक असली खतरा। उसी समय ओरेकल फिश उसके पास आई और बोली, निकट भविष्य में कुछ बहुत भयानक घटने वाला है, इतना भयानक कि जेनोसामा तक हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। वीस चौंक गया, क्या ये गोकू से जुड़ा है? क्या तुम्हारी भविष्यवाणी उसी की ओर इशारा कर रही है? ओरेकल फिश बोली, नहीं, ये कुछ और है। ये कुछ ऐसा है जो इस मल्टीवर्स के जन्म से ही छुपा हुआ है। अगर किसी ने उसे नहीं रोका तो ये जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
जेनोसामा का प्रस्ताव। उधर गोकू जेनोप्लेस पहुंच चुका था। दैशिकन ने उसका स्वागत किया और उसे जेनोसामा के पास ले गए। जैसे ही जेनोसामा ने गोकू को देखा, वे खुशी से उछल पड़े और भागते हुए गोकू से लिपट गए। गोकू, हमारे सबसे अच्छे दोस्त, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जेनोसामा ने सीरियस होकर कहा, हमें लगा कि अब तुम अपने यूनिवर्स में नहीं रहना चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम यूनिवर्स 18 के नए गॉड बनो। क्या तुम ये जिम्मेदारी लोगे? गोकू चौंका और बोला, यूनिवर्स 18? पर मैंने तो सुना था कि सिर्फ 12 ही यूनिवर्स हैं। दैशिकन ने समझाया कि टूर्नामेंट के बाद जब सभी यूनिवर्स को पुनर्जीवित करने की इच्छा मांगी गई तो वे यूनिवर्स भी वापस आ गए जिन्हें जेनोसामा ने प्राचीन काल में नष्ट कर दिया था। दैशिकन ने आगे बताया कि यूनिवर्स 18 का कोई गॉड नहीं था, इसलिए वो नष्ट हुआ था। अब वहां एक महिला गॉड बनने का दावा कर रही है। शापित यूनिवर्स 19? गोकू ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपका आभारी हूं, पर मैं किसी और से उसका हक नहीं छीनना चाहता। हालांकि यूनिवर्स 19 ने मेरी दिलचस्पी जरूर खींची है। मैं वहां रहना चाहता हूं। जेनोसामा चिंतित हो गए। गोकू, वो यूनिवर्स बहुत अलग है। वहां का कोई गॉड बनना नहीं चाहता क्योंकि सभी उसे शापित यूनिवर्स कहते हैं। गोकू की आंखों में चमक आ गई। ओह, तो ये है शापित यूनिवर्स। मुझे तो ये और भी दिलचस्प लग रहा है। मैं ही बनूंगा उस शापित यूनिवर्स का गॉड। दैशिकन ने चेतावनी दी, गोकू, शायद तुम नहीं जानते, वहां कई गॉड और एंजल्स भी मारे गए हैं। सिर्फ मैं ही किसी तरह जिंदा लौट पाया था। क्या तुम वाकई वहां जाना चाहते हो? गोकू मुस्कुराया। इसका मतलब है वहां पावरफुल दुश्मन मौजूद हैं। मुझे वही चाहिए था। दैशिकन की ट्रेनिंग और महाशक्ति। जेनोसामा राजी हो गए, लेकिन शर्त रखी कि गोकू को पहले दैशिकन से ट्रेनिंग लेनी होगी क्योंकि यूनिवर्स 19 की सील्स बहुत मजबूत हैं। गोकू और दैशिकन एक विशेष रूम में दाखिल हुए जहां ग्रेविटी कई गुना अधिक थी और बाहर का एक दिन अंदर के 10 साल के बराबर था। अंदर गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अपनी 30% ताकत के साथ शुरुआत की। बाहर 4 दिन बीत गए और इस दौरान जेनोसामा ने सभी एंजल्स को बुलाकर प्राचीन सील खोलने की तैयारी शुरू कर दी। इस बीच रूम ऑफ टाइम के अंदर 40 साल बीत चुके थे। इन 40 सालों में दैशिकन की पावर जेनोसामा की शक्ति के 30% तक पहुंच गई। गोकू की पावर जेनोसामा की शक्ति के 25% तक पहुंच गई। गोकू ने नई ऊंचाइयों को छू लिया। उसने सुपर सैयान गॉड का अंतिम रूप, सुपर सैयान ब्लू इवोल्यूशन और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया। तो अब तो गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने बेस फॉर्म में ही इस्तेमाल कर पा रहा था, जैसे वो कोई साधारण परिवर्तन हो। ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सुपर साइयन अवस्था से मिला दिया था। चूंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक स्टेट है ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए उसे कायोकेन की तरह मिलाकर और भी ताकतवर बनाया गया। जब गोकू और दैशिकन बाहर निकले तो वहां 18 अलग अलग यूनिवर्स के गॉड्स, एंजल्स और उनके स्टूडेंट्स खड़े थे। भीड़ में गोकू ने बीरस, वीस और वेजिटा को देखा। साथ ही चांपा, वॉर्डोज और यूनिवर्स 11 के कुछ वॉरियर्स भी मौजूद थे। लेकिन उसकी नजर जिस पर जाकर ठहर गई वो था जिरेन, जो अब गॉड की ड्रेस में था और उसके साथ एक एंजल भी खड़ा था। ये देखकर गोकू हैरान रह गया। उसने मन में सोचा, क्या जिरेन अब एक गॉड बन गया? तभी सभी लोग एक बहुत ही खास पल के गवाह बने, एक नए गॉड के जन्म का। जेनोसामा ने खुद गोकू को नया गॉड बना दिया। इससे गोकू की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई और अब वो जेनोसामा की पावर के 25% तक पहुंच गया था। सब लोग गोकू की ओर हैरानी से देख रहे थे। उसकी उम्र अब 24 साल की थी, लेकिन वो 18 साल का युवा लग रहा था क्योंकि उसके साइन जीन्स ने उसे और भी निखार दिया था। जेनोसामा ने उसका परिचय सभी गॉड्स और एंजल्स से करवाया। इस बीच वाडोज मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी गोकू। एक दिन मैं तुमसे उस हार का बदला लूंगी। गोकू भी मुस्कुराया और बोला, जब चाहो मुझसे लड़ सकती हो वाडोज, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और हां, उस दिन के लिए मैं माफी चाहता हूं। उम्मीद है कि मैं तुम्हारा दिल किसी और अच्छे काम से जीत सकूं। तभी भीड़ में एक आवाज गूंज उठी। गोकू थोड़ा चौंक गया क्योंकि ये आवाज उसे जानी पहचानी नहीं लगी। एक महिला मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम ही हो वो गोकू जिसकी बातें पूरा यूनिवर्स करता है? मुझे खुशी है कि आज मैं तुम्हें सामने से देख रही हूं। गोकू ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानती हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम नीन है और मैं यूनिवर्स 18 की गॉड हूं। गोकू मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तो तुम वही गॉड हो जिसकी जगह मुझे लेने का प्रस्ताव मिला था। लेकिन चिंता मत करो, अब यूनिवर्स 18 मेरी प्राथमिकता नहीं है। मैं अब यूनिवर्स 19 का गॉड बन चुका हूं। नीन थोड़ी नाराज दिखी और बोली, मैं भी यूनिवर्स 19 चाहती थी, पर जेनोसामा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तैयार नहीं हूं और अब एक सायन को वो स्थान मिल गया। ये कैसे मुमकिन है?
गोकू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। बहुत आसान है। तुम्हारी पावर उस लेवल की नहीं थी और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूं। मैं ये घमंड से नहीं कह रहा, बस ये एक सच्चाई है। नीन को गुस्सा आ गया। इतना घमंड मत कर। तू बस इसलिए पावरफुल बना है क्योंकि तुझे दाइशिकन ने ट्रेनिंग दी। अगर वो ट्रेनिंग ना होती तो तू आज भी सिर्फ एक मूर्ख मानव होता जिसे गॉड की कुर्सी यूं ही दे दी गई। गोकू अब सीरियस हो गया और बोला, सच में ऐसा सोचती हो तुम? तो आओ मुझे आजमा लो और खुद देखो मेरी असली ताकत। बेशक, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि मुझसे लड़ सको। नीन ने तीखे लहजे में जवाब दिया, तुम जैसे बच्चों को हराना मेरे लिए बच्चों का खेल है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी और साबित कर दूंगी कि मैं सबसे पावरफुल गॉड हूं। तैयार हो जाओ साइयन। गोकू फाइटिंग पोज में आकर बोला, तो फिर चलो नीन, ये मुकाबला शुरू करते हैं। लेकिन गोकू की बात अधूरी रह गई क्योंकि नीन ने भी फाइटिंग पोज अपनाया और अपनी पूंछ दिखा दी। ये देखकर गोकू चौंक गया। तुम भी एक साइयन हो? उसने हैरानी से पूछा। लड़ाई शुरू होने से पहले जेनोसामा ने एक खास डिफेंस कवर बना दिया जहां वे दोनों अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल बिना किसी नुकसान के कर सकते थे। गोकू ने सुपर साइयन गॉड से शुरुआत की जबकि नीन ने सुपर साइयन फॉर्म से। दोनों एक दूसरे पर पंचों की बरसात करने लगे। बढ़त नीन को जल्दी समझ आ गया कि गोकू ताकतवर है, इसलिए उसने सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म किया। उसने गोकू के पेट में एक जोरदार पंच मारा जिससे गोकू लड़खड़ा गया। जवाब, गोकू ने भी सुपर साइयन ब्लू धारण कर कमान संभाल ली और नीन को जमीन पर गिरा दिया। नीन ने भी अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और मुकाबला बराबरी का हो गया। तभी गोकू ने अपना रूप सामान्य कर लिया और आंखें बंद कर लीं। सब चौंक उठे। गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिव कर लिया था। नीन की ताकत देखकर वेजिटा भी हैरान था क्योंकि उसकी शक्ति उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। नीन ने एक ही सेकंड में सैकड़ों पंच मारे और फिर एक स्फीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन से हमला किया। धमाका इतना जोरदार था कि जमीन हिल गई। नीन ने मुस्कुराते हुए कहा, देख लिया गोकू, मेरी पावर तुमसे कहीं ज्यादा है। लेकिन गोकू बिना किसी चोट के धुएं से बाहर आया और बोला, बहुत समय बाद ऐसा दर्द महसूस किया है। तुम मेरी सोच से ज्यादा पावरफुल हो लेकिन अभी भी मेरे लेवल तक नहीं पहुंची। गोकू जोर से चिल्लाया और सुपर साइन ब्लू इवोल्यूशन में बदल गया। नीन ने फिर भी उसे चकमा देकर एक जोरदार किक मारी। नीन ने कहा, अब खेल बहुत हुआ गोकू, अपनी असली पावर दिखाओ। गोकू ने अपनी मुट्ठियां भींची और कायोकेन 50 गुना 50 टाइम्स का इस्तेमाल किया। पूरी जगह एक भयानक एनर्जी से भर गई। गोकू पलक झपकते ही नीन के सामने आया और उसके चेहरे पर एक पावरफुल पंच मारा। हमला यही नहीं रुका। गोकू ने तुरंत टेलीपोर्ट होकर उसकी पीठ पर प्रहार किया। वो दर्द से चीख उठी, लेकिन अगले ही पल गोकू की एक जोरदार लात उसके पेट में लगी जिससे नीन की सांसें रुक गईं और उसके मुंह से खून निकल आया। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि गोकू ने तुरंत एक हैमर पंच मारा जिससे नीन जोर से जमीन से टकराई और वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। गोकू बोला, मुझे लगता है कि तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं क्योंकि तुमने मेरा हमला चकमा दे दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तुम शायद लड़ाई जारी नहीं रख पाओगी। तभी नीन गोकू के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका शरीर एक लाल आभा से घिर गया जिसने उसकी सारी चोटें तुरंत ठीक कर दीं। वो फिर से बिल्कुल स्वस्थ दिख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये देखकर गोकू भी हैरान रह गया क्योंकि उसके पास भी यही क्षमता थी। नीन बोली, अगर तुम्हें खेलना है तो चलो खेलते हैं, और तभी उसने परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिव कर दिया। उसका शरीर एक चमकती एनर्जी से भर गया और सभी गॉड्स चकित रह गए। बेलमोड कांपते हुए बोला, ये असंभव है। 2 साइयन बंदरों ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और अब उन्होंने उसे एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। नीन की पावर को देखकर गोकू मुस्कुराते हुए बोला, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। लेकिन तुमने इस अवस्था स्टेट को एक रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन में बदलकर एक बड़ी गलती कर दी है। नीन उसकी बात से चौंक गई। तुम कहना क्या चाहते हो? गोकू समझाने लगा, किसी अवस्था को ट्रांसफॉर्मेशन में बदलना बहुत कठिन काम होता है और इसका शरीर पर बहुत भारी असर पड़ता है। शायद तुम ये जरूरी बात भूल गई हो। नीन गुस्से में बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी पावर या एनर्जी में तो कोई कमी नहीं आई। गोकू ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं मानती तो खुद ही देख लो, लेकिन बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। इतना कहकर गोकू ने भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिव कर लिया। अब दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर शुरू हो गई। हालांकि नीन की ताकत थोड़ी ज्यादा लग रही थी, लेकिन गोकू ने उसे एक पावरफुल पंच मारा। नीन ने भी पलटवार करते हुए गोकू को एक जोरदार मुक्का जड़ा। गोकू ने एक तेज लात मारी जिसे नीन ने चकमा दे दिया, लेकिन गोकू ने उसी पल का फायदा उठाया और उसके पेट पर एक सटीक पंच जड़ दिया। नीन दूर जा गिरी। उसके गिरते ही गोकू ने एक तेज कामेहामेहा फेंका, लेकिन नीन ने उसे एक हाथ से रोक दिया
और पल भर में खुद को काबू में करके बहुत तेजी से गोकू पर एक प्रहार किया। गोकू उड़ता हुआ दूर जा गिरा। नीन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो तुरंत उसके पास पहुंची और लगातार उस पर वार करने लगी। गोकू उस समय केवल अपनी रक्षा कर रहा था और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ही सारी प्रतिक्रिया रिफ्लेक्सेस करने दे रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, नीन की गति धीमी होने लगी। गोकू ने इसका फायदा उठाया और उस पर पूरे जोर से हमला किया, जिससे नीन जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं थी। वो फिर से खड़ी हुई और दोनों एक बार फिर भिड़ गए। लेकिन अब नीन के शरीर में थकान महसूस होने लगी थी। भले ही उसकी पावर कम नहीं हो रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा। ये देखकर दाइशिकन ने कहा, लगाता है आप लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। चलिए मैं बताता हूं। जब कोई व्यक्ति अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी अवस्था को ट्रांसफॉर्मेशन में बदल देता है तो उसकी एनर्जी की खपत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि मसल्स अधिक नहीं बढ़ती, केवल पावर बढ़ती है। लेकिन वह पावर शरीर के अंदर से उसे धीरे धीरे खा जाती है। शरीर थकने लगता है और एक बेहद गहरी थकान महसूस होती है, जबकि एनर्जी उतनी ही बनी रहती है। ये थकावट हर मूवमेंट के साथ बढ़ती जाती है। दाइशिकन ने आगे चेतावनी दी, नीन, बेहतर होगा कि अब तुम हार मान लो, क्योंकि गोकू ने ये लड़ाई जीत ली है। अगर तुम और आगे बढ़ी तो ये पावर तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकती है। ये इतनी घातक है कि एक आम व्यक्ति के लिए ये हाकाई एनर्जी जैसी है। ये सुनकर सभी गॉड्स और एंजल्स हैरान रह गए। नीन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने हार मान ली। इस तरह गोकू विजयी हुआ और वो अब भी बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब वे सभी जेनो पैलेस लौटे तो गोकू ने नीन के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा किया। गोकू ने कहा, बहुत शानदार मुकाबला था। नीन हल्के से मुस्कुराई और बोली, माफ करना अगर मैंने पहले कुछ बुरा कहा हो। मैं बस चाहती थी कि तुम सीरियस होकर लड़ो। बहुत से लोग मेरे खिलाफ डर की वजह से सीरियस होकर नहीं लड़ते, लेकिन तुमने किया। मैं तुम्हें बधाई देती हूं, तुम एक बहुत ही पावरफुल सायन हो। गोकू मुस्कुराया, धन्यवाद। वैसे यूनिवर्स 6 की साइंस के अलावा तुम तीसरी महिला सायन हो जिसे मैं जानता हूं और जो इतनी ताकतवर है। मुझे खुशी होगी अगर अगली बार फिर से तुम्हारे साथ लड़ने का मौका मिले। तभी जेनो-सामा दौड़ते हुए गोकू के पास आए और उसे गले लगा लिया। गोकू, तुम्हारी लड़ाई बहुत मजेदार थी। जब भी तुम आते हो बहुत मजा आता है। वहीं दूसरी ओर जिरेन चुपचाप सोच रहा था, तारांकन, अब तो गोकू से बराबरी की लड़ाई करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं और कठिन ट्रेनिंग करूंगा ताकि एक दिन फिर उससे लड़ सकूं। उसी समय दाइशिकन ने कहा, गोकू, अब चलने का समय हो गया है। गोकू ने जेनो-सामा को अलविदा कहा और फिर गोकू और दाइशिकन अपने यूनिवर्स की ओर रवाना हो गए। दाइशिकन ने कहा, गोकू, अब बताइए सबसे पहले कहाँ चलेंगे और आप अपना प्लैनेट कहाँ स्थापित करेंगे? गोकू ने उत्सुकता से पूछा, अभी हमारे पास कुल कितने प्लैनेट हैं? दाइशिकन ने जवाब दिया, इस समय कुल 7 प्लैनेट हैं, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स एक छोटे मल्टीवर्स की तरह है जो खुद एक बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा है। मुझे लगता है कि यूनिवर्स 21 में कुछ ऐसे वॉरियर हैं जिनका लेवल किसी आम एंजल जितना है। क्या सच में? गोकू उत्साहित हो गया। तुम कहना चाहते हो कि वहां ऐसे लोग हैं जो एंजल जितने पावरफुल हैं? क्या ये सच है? दाइशिकन ने सिर हिलाते हुए कहा, हां गोकू, ये बिल्कुल सच है। जब मैं आखिरी बार वहां गया था तो 7 वॉरियर्स से लड़ा था। उन 7 में से 6 वॉरियर्स जीनो से भी ज्यादा पावरफुल थे। हर यूनिवर्स से एक एक वॉरियर था, लेकिन सबसे पावरफुल यूनिवर्स 21 से था और सबसे कमजोर यूनिवर्स 23 का था। इन सभी यूनिवर्स में अधिकतर इंसान डिवाइन की रखते हैं। गोकू चौंक गया, तो यूनिवर्स 19 के बारे में मुझे पहले कभी क्यों नहीं पता चला? मैं सोच भी नहीं सकता था कि वहां ऐसे इंसान होंगे जो एंजल की तरह पावरफुल हैं। दाइशिकन ने समझाया, हां, कुछ लोग तो इतने कमजोर हैं जितने यूनिवर्स 7 का कोई प्रशिक्षित इंसान, लेकिन फिर भी उनके पास गॉड्स नहीं है। इसके अलावा वहां 4 अर्थ, पृथ्वी जैसे प्लैनेट हैं। मैंने उनमें से 2 का दौरा नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वे आम इंसानों से भरे हुए हैं। मगर एक अर्थ ऐसी है जहां निंजा रहते हैं जो चक्रा का इस्तेमाल करते हैं। वहां के कुछ वॉरियर इतने पावरफुल हैं कि उनकी पावर 2000 तक पहुंचती है, जबकि अधिकतर की 500 के करीब होती है। यूनिवर्स 23 की अर्थ पर इंसानों के पास कोई खास पावर नहीं है। वो सबसे कमजोर अर्थ है, क्योंकि वहां न तो कोई पावरफुल वॉरियर है और न ही उन्नत तकनीक। दाइशिकन ने आगे बताया, बाकी की 2 अर्थ यूनिवर्स 24 और 25 में हैं, जो ट्विन यूनिवर्सेस माने जाते हैं। यूनिवर्स 19, 21, 22 और शायद 23 में सायन और फ्रॉस्ट डीमंस दोनों मौजूद हैं। लगता है कि इन 2 जातियों की दुश्मनी हमेशा से चली आ रही है। वैसे यूनिवर्स 21 का सबसे पावरफुल वॉरियर एक लड़की सायन है। गोकू ये सुनकर हैरान रह गया और पूछा,
तो क्या यूनिवर्स 18 में भी सायन मौजूद हैं? देशिकन ने कहा, वहां सायन तो हैं लेकिन फ्रॉस्ट डीमंस नहीं बचे। वे एक भीषण जंग में मारे गए। तबाही और न्याय का आगाज। इसके बाद गोकू और देशिकन एक प्लैनेट की ओर निकल पड़े। गोकू ने हंसते हुए कहा, ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना भूख तो बहुत लगाता है, लेकिन मैं इन पावरफुल वॉरियर से लड़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। उधर कैप्सूल कॉर्पोरेशन में बुल्मा, टीन शिनहान और बीरस गोकू से माफी मांगना चाहते थे, लेकिन विस ने उन्हें चेतावनी दी कि वे गोकू के पास न जाएं, वरना वो गुस्से में सबको मिटा सकता है। वेजिटा और बीरस अपनी भड़ास फ्रीजा पर निकाल रहे थे। बीरस डरता था कि कहीं फ्रीजा ये न बता दे कि सायन जाति को खत्म करने का आदेश खुद बीरस ने दिया था। यूनिवर्स 19 में गोकू और देशिकन ने नाश्ता किया और फिर काम पर निकल गए। देशिकन ने 5 प्लैनेट्स की सूची दिखाई जिन्हें नष्ट करना था। पहले 3 प्लैनेट ये निर्जीव थे जिन्हें गोकू ने तुरंत तबाह कर दिया। चौथा प्लैनेट, यहां भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर था। गोकू ने आसमान से घोषणा की, मैं इस यूनिवर्स का गॉड तुम्हारे पापों का इंसाफ करूंगा, और एक विशाल सुपरनोवा छोड़कर पूरे प्लैनेट को नष्ट कर दिया। 5वां प्लैनेट, यहां गोकू पर एक जीव ने हमला करने की कोशिश की। गोकू ने उसे पकड़कर कहा, एक जीव होकर तू गॉड पर हाथ उठाता है, तुझे पुनर्जन्म का भी अधिकार नहीं मिलेगा। गोकू ने अपनी हथेली से हकाई एनर्जी निकाली और उसे मिटा दिया। जब बाकी जीव गोकू पर हमला करने दौड़े तो गोकू ने नाराज होकर एक विशाल हकाई बॉल बनाई और उसे प्लैनेट पर गिरा दिया। पल भर में पूरा प्लैनेट और वहां की प्रजाति इतिहास बन गई। गोकू और देशिकन, एक नए जीवन की खोज। इसके बाद देशिकन ने बताया, एक गैलेक्सी में 2 सोलर सिस्टम ऐसे हैं जहां कोई जीवन नहीं है, हमें उन्हें भी डिस्ट्रॉयड करना होगा। गोकू और देशिकन वहां पहुंचे। पहले सोलर सिस्टम में पूरी तरह पुष्टि हो गई कि न तो वहां जीवन है और न ही भविष्य में जीवन उत्पन्न होने की कोई संभावना है। गोकू ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सिर्फ एक उंगली से पूरे सोलर सिस्टम को मिटा दिया। इसके बाद वे दूसरे सोलर सिस्टम में पहुंचे। वहां उन्हें एक छोटा सा प्लैनेट मिला जो नामेक प्लैनेट जैसा दिखता था। उस पर एक जीव मौजूद था जो शायद बुद्धिमान था। गोकू ने सोचा कि यहां हो सकता है आगे चलकर एक नई प्रजाति जन्म ले, इसलिए उसने बाकी सारे निर्जीव प्लैनेट्स को तो नष्ट कर दिया, लेकिन उस छोटे से प्लैनेट को सुरक्षित छोड़ दिया। गोकू ने उसका नाम रखा प्लैनेट ज़ीरो, क्योंकि यह पहला प्लैनेट था जहां उसने किसी नई सभ्यता के जन्म की उम्मीद देखी थी। जीवन के निर्माण का रहस्य। फिर गोकू ने देशिकन से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, ओए देशिकन, मुझे तो ये समझ आता है कि जीवन का निर्माण सुप्रीम काई करते हैं, लेकिन इस यूनिवर्स में तो कोई सुप्रीम काई नहीं है, तो फिर यहां नई नस्लें कैसे जन्म ले सकती हैं? देशिकन मुस्कुराया और बोला, ये बहुत अच्छा सवाल है गोकू। असल में इस यूनिवर्स में पहले बहुत सारे गॉड, एंजल और पावरफुल जीव मारे गए थे। उनकी कुछ सेल्स पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थीं और वे स्पेस में इधर उधर घूमती रहीं। जब वे सेल्स किसी ऐसे प्लैनेट पर पहुंचती हैं जहां वातावरण उपयुक्त हो, उपजाऊ जमीन और पानी हो, तो वे प्रकृति के साथ मिलकर बैक्टीरिया बन जाती हैं। समय के साथ वे विकसित होकर बुद्धिमान जीव बन जाती हैं। इसीलिए कुछ प्रजातियों में अत्यंत शक्तिशाली जीव जन्म लेते हैं, क्योंकि वे गॉड्स और एंजल्स की पावरफुल सेल्स से बने होते हैं। गोकू ने ध्यान से बात सुनी और बोला, अब समझ आया, इसका मतलब है कि ऐसा होने में सैकड़ों हजारों साल लगते होंगे। देशिकन ने सिर हिलाकर हामी भरी। प्लैनेट रिड का दौरा। इसके बाद वे दोनों एक और प्लैनेट की ओर निकल पड़े। ये प्लैनेट बहुत विकसित तो नहीं था, लेकिन वहां का खाना स्वादिष्ट और लोग बेहद शांतिप्रिय थे। वहां के निवासी नीले रंग के थे, उनके सिर पर एंटीना थे और फ्रीजा जैसी पूंछ थी। वे नामेकियंस जैसे दिखते थे, लेकिन उनका रहन सहन इंसानों जैसा था। गोकू ये देखकर हैरान रह गया कि वहां के एक आम व्यक्ति की पावर 9 लाख और किसी खिलाड़ी की पावर 5 मिलियन तक थी। गोकू ने सोचा कि वो खुद तो सिर्फ 2 की पावर के साथ पैदा हुआ था। इस प्लैनेट का नाम रेड था और यहाँ के लोग रेप्टिलियंस के नाम से प्रसिद्ध थे। गोकू एक होटल के कमरे की खिड़की से सनसेट का सुंदर नज़ारा देख रहा था। उसे अपने दादा ग्रैंडपा गोहान की याद आई और वो भावुक हो गया। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद ग्रैंडपा, अगर आपने मुझे नहीं अपनाया होता तो मैं आज यहां नहीं होता। यूनिवर्स 19 का वर्तमान संतुलन। अगली सुबह दोनों ने शहर की सैर की। वहां के लोग बाहरी जातियों से डरते नहीं थे। हालांकि कुछ बाहरी जातियां रेड पर हमला करने की कोशिश करती थीं, लेकिन वहां के सैनिकों के पास शक्तिशाली हथियार थे और उनकी पावर 100 मिलियन तक थी। उन्होंने अन्य ताकतवर जातियों से भी सुरक्षा समझौते किए थे, जिनका पावर लेवल 5 बिलियन से ज्यादा था। पूरे यूनिवर्स 19 में अब सिर्फ 5 मुख्य जातियां बची थीं। यहां एक ऐसी खास जाति भी थी जो सुरक्षा के बदले अन्य जातियों से कीमती पत्थर, सोना चांदी और संसाधन लेती थी।
इसी वजह से यूनिवर्स में संतुलन बना हुआ था, वरना 1 लाख साल पहले जब दैशिकन यहाँ आए थे तब हर तरफ अशांति फैली हुई थी। हालांकि गोकू को थोड़ी निराशा हुई कि यहाँ बहुत कम वॉरियर जातियां बची हैं, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अदर यूनिवर्स में अब भी असली लड़ाके मौजूद होंगे। गोकू ने यूनिवर्स 19 के न्याय रक्षकों से मिलने का फैसला किया। ये लोग शक्ल से बहुत हद तक सायन जैसे थे, लेकिन उनके कान नुकीले थे जैसे किसी एल्फ के हों। सभी गंजे थे और उनकी आंखों का रंग भूरा था। उनके शरीर बेहद पावरफुल और वॉरियर के लिए उपयुक्त थे। उनका पावर लेवल गोकू को चौंका गया। ये पावर उसी के बराबर थी जैसी पावर उसके पास तब थी जब वो बीरस के खिलाफ लड़ा था, यानी एक साइन गॉड की पावर के बराबर। हालांकि गोकू को यहाँ कोई ऐसा वॉरियर नहीं मिला जिसमें डिवाइन की हो, लेकिन जब प्लेनेट जीरो पर उस छोटे से कीड़े में गोकू ने डिवाइन की महसूस की थी, उसे यकीन हो गया कि आने वाले समय में वहां से एक पावरफुल वॉरियर जाति का जन्म होगा। इस सोच के साथ गोकू ने अपने प्लेनेट लौटने से पहले एक फैसला किया। उसने अपने साथ 8 सेविकाएं रखने का निर्णय लिया। ये सभी महिलाएं एक ही प्लैनेट से थीं। उस प्लैनेट का नाम था सू। इस प्लैनेट के निवासी जादूगर, टोने टोटके करने वाले और तांत्रिक थे। इस प्लैनेट की महिलाओं को उनके जादुई ज्ञान के लेवल के अनुसार नाम दिया जाता था। सबसे निचले लेवल पर सफेद चुड़ैलें थीं, लेकिन ये चुड़ैलें अब जादू सीखना नहीं चाहती थीं, इसलिए उन्होंने दूसरे कामों में रुचि लेनी शुरू की, जैसे कि कीमती वस्तुएं बेचना, सेविका बनकर दूसरी जातियों के लिए काम करना आदि। उन्हें गोकू को यूनिवर्स 19 के न्याय रक्षकों ने सुझाया था। इन स्त्रियों का रूप रंग अर्थ की स्त्रियों जैसा था, लेकिन उनकी त्वचा और बाल बिल्कुल सफेद थे, आंखें नीली और होंठ लाल थे। वे दिखने में एंजल्स जैसी सुंदर थीं और उनका शरीर भी बहुत अट्रैक्टिव था। गोकू ने उन्हें बड़ी रकम देने का ऑफर किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने रुपयों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ गोकू के शरीर को देखने की इच्छा से ऑफर स्वीकार किया। क्योंकि गोकू इस समय गॉड की ड्रेस में था, काले रंग के कपड़े, नंगा सीना और हाथों में बीरस जैसे ब्रेसलेट्स। अब वे सभी और 8 सेविकाएं दैशिकन के साथ उसके प्लैनेट की ओर जा रहे थे। यात्रा के दौरान वे महिलाएं पूरे यूनिवर्स की सुंदरता को देखकर हैरान थीं। वे गैलेक्सी और सितारों को अपनी आंखों के बेहद पास देख पा रही थीं। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। गोकू भी इस दृश्य को पसंद कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए पैन के साथ बिताए एक पल को याद किया। एक दिन मैं तुम्हें यूनिवर्स में घुमाने ले चलूंगा, उसने पैन से कहा था। ये याद उसे थोड़ी देर के लिए भावुक और उदास कर गई, पर उसने अपनी भावनाओं को छुपा लिया। प्लेनेट पर पहुंचते ही 8 सेविकाएं आश्चर्यचकित रह गईं। उनके सामने एक विशाल और शानदार महल था। गोकू ने उन्हें उनके काम समझाए और उनके कमरों तक ले गया। इसके बाद उसने आदेश दिया कि वे खाना परोसने की तैयारी करें और खुद स्नान करने चला गया। रात का समय हुआ। गोकू अपने किले से बाहर एक चट्टान पर बैठा हुआ था। उसने फिर से अपनी पुरानी ऑरेंज ड्रेस पहन रखी थी। वो यादों में खोया हुआ था। चीची ने उसके साथ जो किया वो उसे आज भी अंदर तक दुखी करता था। कुछ आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे, लेकिन वो उन्हें छुपा रहा था। महल की ऊंचाई से दैशिकन चुपचाप उसे देख रहा था। वो सोच रहा था, शायद मुझे इंतजार करना होगा जब तक वो अपने सभी इमोशंस को खुद से दूर नहीं कर देता। अगर मैंने अभी कोई कदम उठाया तो वो समझ सकता है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अब वो पहले जैसा मूर्ख नहीं रहा। वो इतना खतरनाक हो गया है कि बेहतर होगा मैं उसे अपनी तरफ कर लूं। हाँ, वो रो रहा है, उदास है, लेकिन फिर भी उसकी सावधानी बरकरार है। वो अब किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता। यही बात आगे चलकर मेरे बहुत काम आएगी। दैशिकन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। इधर गोकू अपने दुख को संभालने के लिए मेडिटेशन करने लगा। ध्यान करते समय उसे महसूस हुआ कि दैशिकन उसे देख रहा है। गोकू ने टेलीपैथी के जरिए पूछा, दैशिकन, क्या आप सो नहीं रहे हैं? मैं कब से आपकी एनर्जी महसूस कर रहा हूं। ये सुनकर दैशिकन चौंक गया, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी छुपा ली थी। जी हां गोकू, दैशिकन बोला, मुझे लगता है कि कल का दिन कुछ मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि हमें यूनिवर्स 20 जाना है। वहां बहुत सारी वॉरियर जातियां रहती हैं। ज्यादातर बहुत घमंडी हैं, लेकिन सच कहूं तो वे वाकई में बहुत पावरफुल हैं। इसलिए हमें सावधानी से चलना होगा। गोकू की आंखों में उत्साह की चमक आई। क्या आपको लगता है कि वहां सायन होंगे? गोकू ने पूछा। इसकी सबसे ज्यादा संभावना है, दैशिकन ने जवाब दिया। हालांकि मुझे यकीन नहीं कि वहां फ्रीजा की तरह के फ्रॉस्ट डीमंस होंगे या नहीं। गोकू हंसते हुए बोला, काश हो, वरना बहुत बोरियत हो जाएगी। वैसे भी घमंडी वॉरियर्स से निपटना थकाने वाला है। वैसे अब जब आपने बात छेड़ दी है तो मुझे सोचने दीजिए कि फ्रीजा अर्थ पर कैसे रह रहा होगा। अगर आप चाहें तो मैं कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकता हूं, लेकिन फिर गोकू खुद बेहतर होगा मैं खुद उससे मिलने चला जाऊं। मुझे उसकी टेक्नोलॉजी और कुछ खास लोग चाहिए जो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में पोर्टल बना सकें। हर बार उड़कर यूनिवर्स पार करना उबाऊ हो जाता है।
दैशिकन ने कहा, ठीक है, अब मैं भी आराम करूंगा। आपको भी आराम कर लेना चाहिए। गोकू ने अपने टीचर की बात मानी। अगली सुबह गोकू ने कहा, मैं अब धरती के लिए निकल रहा हूं। उसने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो दैशिकन, मैं यूनिवर्स 7 में कोई हंगामा करने नहीं जा रहा। दैशिकन ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन एक सावधानी रखिए, अपनी उपस्थिति छुपाकर रखें ताकि वहां के लोग आपको पहचान न पाएं। गोकू ने बात मान ली और आंखें बंद कीं। एक तेज चमक के साथ वो वहां पहुंच गया जहां फ्रीजा था। फ्रीजा, जो अभी अभी रिकवरी चैम्बर से बाहर निकला था, अपने सिंहासन की ओर जा रहा था और मन ही मन बीरस और वेजिटा को कोस रहा था। लेकिन जैसे ही उसने सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया, उसके कदम रुक गए। उसने वहां जिसे देखा वो कोई और नहीं, गोकू था। गोकू आराम से फ्रीजा के सिंहासन पर बैठा हुआ था। ये देख फ्रीजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यहां क्या कर रहे हो तुम कमबख्त सायन? फ्रीजा ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। गोकू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या ऐसे स्वागत करते हो मेहमानों का? मुझे लगा था तुम में थोड़ी तमीज होगी। फ्रीजा ने गुस्से से कहा, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। मैं अब भी नहीं भूला हूं जो नामेक पर मेरी बेइज्जती हुई थी। बस सही समय का इंतजार कर रहा हूं जब तुम्हें मिट्टी में मिला दूं। और ये अजीब सी ड्रेस क्यों पहनी है तुमने? गोकू खड़ा हुआ और बोला, ये इसलिए क्योंकि अब मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूं। पूरे 7 यूनिवर्स मेरी निगरानी में हैं। फ्रीजा को गहरा झटका लगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो गोकू? तुम कैसे हो सकते हो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और वो भी 7 यूनिवर्स के? मैं एक शब्द भी नहीं मानता तुम्हारी बातों का, फ्रीजा ने कहा। लेकिन तभी अचानक उसे पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो पाया कि गोकू का पंच उसके पेट में धंसा हुआ था। उसके मुंह से थोड़ा खून निकला और वो घुटनों के बल नीचे गिर गया। गोकू उसके सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी फ्रीजा, मुझसे मजाक मत करना। मैं यहां सिर्फ कुछ तकनीक और उसका इस्तेमाल जानने वाले कुछ लोगों की तलाश में आया हूं। मुझे जो चाहिए वो दे दो और बदले में मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। गोकू का लहजा अब सीरियस हो चुका था। फ्रीजा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, तो तुम मेरे साथ डील करना चाहते हो गोकू? ठीक है, लेकिन बदले में मैं तुमसे एक यूनिवर्स चाहता हूं। क्या ये डील मंजूर है? गोकू ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो? क्योंकि जिस यूनिवर्स की तुम बात कर रहे हो वहां ऐसे लोग हैं जो एंजल जितने पावरफुल हैं। अगर तुम डील करते हो तो तुम्हें उनसे निपटना पड़ेगा। फ्रीजा थोड़ा डगमगाया। क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम एंजल से भी ज्यादा पावरफुल हो? और हां, बताओ तुम्हारे साथ कौन है? कौन है तुम्हारा दायां हाथ? गोकू मुस्कुराया और जवाब दिया, मेरा सहायक इस समय पावरफुल दैशिकन है। ये सुनकर फ्रीजा पूरी तरह चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दैशिकन गोकू के साथ होंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद फ्रीजा ने और भी कुछ मांग लिया। गोकू, मैं तुमसे एक और चीज चाहता हूं। क्या दैशिकन मुझे भी थोड़ी ट्रेनिंग दे सकते हैं? मुझे थोड़ी और पावर चाहिए। गोकू ने जवाब दिया, इसका मैं वादा तो नहीं कर सकता फ्रीजा, लेकिन मैं दैशिकन से बात करूंगा। देखते हैं इस बारे में क्या किया जा सकता है। फिर गोकू ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, तो क्या समझा जाए, हमारे बीच डील पक्का है? फ्रीजा ने कुछ पल सोचा और फिर गोकू से हाथ मिलाया। ठीक है गोकू, मैं डील स्वीकार करता हूं। वैसे भी मुझे तुम्हें दुश्मन बनाकर कुछ हासिल नहीं होगा। हमारा डील पक्का हुआ। हाथ मिलाकर गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन किया, जबकि फ्रीजा अपने जहाज में ही रह गया। अब फ्रीजा के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। अब मेरी बारी है। बीरस, वेजिटा, तुम सबने मुझे जितना दर्द दिया, अब मैं तुम्हें उससे कई गुना ज्यादा तड़पाऊंगा। अब बुराई का सम्राट दोबारा लौटेगा। तैयार हो जाओ कीड़ों। जब गोकू अर्थ पर पहुंचा तो उसने कैप्सूल कॉर्पोरेशन में सभी की पावर महसूस की, सिवाय पिकोलो, गोटेन, ट्रंक्स और मास्टर रोशी के। उनकी पावर कहीं और थी। इसलिए गोकू सबसे पहले करीन टावर पहुंचा, जहां करीन उसे देखकर बहुत खुश हुआ। फिर गोकू टेम्पल पहुंचा, जहां उसने देखा कि गोटेन और ट्रंक्स पिकोलो और मिस्टर पोपो से ट्रेनिंग ले रहे थे। वहीं डेंडे और मास्टर रोशी एक ओर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। जैसे ही डेंडे ने गोकू को देखा, वो तुरंत बोला, गोकू, आपको यहां देखकर बहुत खुशी हुई। बताइए, आज अचानक अर्थ पर कैसे आना हुआ? ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान गोकू की तरफ गया। गोटेन तो खुशी से दौड़ पड़ा और अपने पिता को जोर से गले लगा लिया। ट्रंक्स थोड़ी दूरी पर खड़ा मुस्कुराता रहा। पिकोलो, मास्टर रोशी और मिस्टर पोपो भी गोकू को देखकर मुस्कुराए। गोकू ने अपने बेटे को प्यार से गले लगाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर सभी के पास जाकर उन्हें नमस्ते कहा। थोड़ी देर बाद ट्रंक्स गोकू के पास आया और बोला, गोकू, मुझे माफ कीजिए मेरे मम्मी पापा ने जो आपके साथ किया उसके लिए। गोकू मुस्कुराया और ट्रंक्स के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला,
चिंता मत करो ट्रंक्स, ये तुम्हारी गलती नहीं है। जो हुआ वो बड़ों की लड़ाई थी। तुम निश्चिंत रहो। ट्रंक्स को गोकू की बात से राहत मिली। तभी हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर का दरवाजा खुला और उसमें से एंड्रॉयड 17 और एंड्रॉयड 18 बाहर निकले। जैसे ही एंड्रॉयड 18 ने गोकू को देखा, वो तेजी से दौड़ती हुई उसके पास आई और बोली, तुम कहाँ थे इतने समय तक गोकू? तुम्हारे साथ जो हुआ वो देखकर मेरा दिल टूट गया था। गोकू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं ज्यादा दिन दूर नहीं था एंड्रॉयड 18, सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। मैं यहां धरती पर नहीं था, बल्कि अपने यूनिवर्स में था। तुम्हारे यूनिवर्स में? एंड्रॉयड 18 हैरान हुई, क्या तुम किसी दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ चले गए थे? गोकू मुस्कुराया और बोला, नहीं, अब मैं खुद एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूं, और मुझे यूनिवर्स 19 मिला है, जिसे सब शापित यूनिवर्स कहते हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। गोटेन खुशी से बोला, पापा, मुझे बहुत खुशी है कि आपको कोई ऐसा रास्ता मिला जो आपको सुकून देता है। गोकू ने जवाब दिया, शुक्रिया बेटा। जहां तक वहां की प्रजातियों का सवाल है, वहां ज्यादातर वॉरियर जातियां हैं। वे जन्म से ही पावरफुल होती हैं। सच कहूं तो 79% प्रजातियां डिवाइन की के साथ जन्म लेती हैं। सभी लोग ये सुनकर चौंक गए। इतने में मास्टर रोशी ने मजाकिया अंदाज में पूछा, अरे गोकू, क्या तुम्हारे यूनिवर्स में कोई सुंदर लड़की मिलेगी जो इस बूढ़े के साथ कुछ दिन बिताना चाहे? ये सुनकर एंड्रॉयड 18 नाराज हो गई। गुस्से में उसने मास्टर रोशी को एक जोरदार लात मारी और वे दूर जा गिरे। गोकू को समझ आ गया कि एंड्रॉयड 18 ने ऐसा क्यों किया। थोड़ी देर बाद डेंडे ने पूछा, गोकू, सच में तुम यहां धरती पर क्यों आए हो? मैं गलत मतलब में नहीं कह रहा, पर हमने तो मान लिया था कि शायद तुम फिर कभी नहीं लौटोगे। गोकू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बस कुछ चीजें लेने आया हूं जो फ्रीजा मुझे दिला सकता है, और सोचा कि तुम सबको भी हेलो कहता चलूं। लेकिन रास्ते में एक बात सोच रहा था और अब मैंने फैसला कर लिया है। सब हैरानी से देखने लगे। पिकोलो, क्या तुम मेरी जिंदगी से खुद को जोड़ना चाहोगे? गोकू ने सीरियस होकर कहा, मुझे को डिस्ट्रक्टिव गॉड की जरूरत है और मैं आज सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूं। पिकोलो चौंक गया, फिर मुस्कुराया और बोला, ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। गोकू, तुम जैसे दोस्त और वॉरियर के साथ अपनी पावर और जीवन जोड़ना, ये मेरे लिए गर्व की बात है। गोटेन खुशी से बोला, ये तो बहुत अच्छा है। ट्रंक्स भी गोटेन के पास खड़ा होकर सिर हिलाते हुए सहमति जताता है। गोकू मुस्कुराते हुए उन दोनों की ओर देखता है और कहता है, एक शर्त है बच्चों, जब तुम दोनों बड़े बनो और अगर मैं इस यूनिवर्स में नहीं रहूं तो धरती की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अपनी जान लगाकर इस प्लैनेट को बचाना, समझे? और तुम गोटेन, मैं तुम्हें पेन की देखभाल सौंप रहा हूं जब तक मैं धरती पर नहीं आ सकता। दोनों बच्चे गोटेन और ट्रंक्स जोर से बोले, हां गोकू। वे अब गोकू पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे और न ही उन लोगों पर जो उन्हें धोखा दे चुके थे। धीरे धीरे वे और जिम्मेदार और समझदार बन रहे थे। तभी एंड्रॉयड 18 थोड़ी घबराई हुई गोकू से बोली, गोकू, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूं? जब से तुम्हारे साथ ये सब हुआ, मैंने क्रिलिन से रिश्ता खत्म कर लिया और सच कहूं तो अब मेरे पास यहां करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। गोकू ने नरम मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल एंड्रॉयड 18, अगर तुम किसी मुश्किल दौर से गुजर रही हो और थोड़ी राहत चाहती हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो बेहिचक। और एंड्रॉयड 17, तुम भी चाहो तो आ सकते हो। मैं तुम्हें भी अपने यूनिवर्स में आमंत्रित करता हूं। एंड्रॉयड 17 ने धन्यवाद देते हुए जवाब दिया, शुक्रिया गोकू, पर मुझे अपने उस द्वीप की सुरक्षा करनी है और मैं अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकता। गोकू ने कहा, कोई बात नहीं एंड्रॉयड 17, अगर कभी कुछ जरूरत पड़े तो मुझसे बेहिचक कहना। इसके बाद गोकू बोला, अब तुम लोग तैयार हो जाओ, जो भी सामान ले जाना हो बांध लो, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। मुझे वाडोस और कैफला से मिलना है। इतना सुनकर एंड्रॉयड 18 फिर थोड़ी जलन से बोली, तुम अकेले ही जा रहे हो उन दोनों महिलाओं के पास? क्या मैं साथ नहीं चल सकती? गोकू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो एंड्रॉयड 18, मैं बस वाडोस और केफला से लड़ाई करने जा रहा हूं। दरअसल समारोह में उन्होंने मुझे चुनौती दी थी, लेकिन तब लड़ाई नहीं हो पाई थी। मैंने वादा किया था कि मैं यूनिवर्स 6 जाकर उन्हें अच्छी टक्कर दूंगा। मैं जल्दी लौट आऊंगा, तुम देखना। इतना कहकर गोकू ने अपनी 2 अंगुलियां माथे पर रखीं और वाडोस या चांपा की एनर्जी खोजने लगे। जैसे ही उन्हें वाडोस की एनर्जी मिली, उन्होंने तुरंत इंस्टेंट ट्रांसमिशन से यूनिवर्स 6 की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही गोकू वहां पहुंचे, यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा उन्हें देखकर डर गए और वाडोस के पीछे छिप गए। दूसरी ओर वाडोस और केफला गोकू को देखकर बहुत खुश थीं, क्योंकि अब उन्हें अंततः उसके साथ लड़ाई का मौका मिल रहा था। केफला तो इतनी उत्साहित थी कि बिना देर किए गोकू पर हमला कर बैठी। गोकू ने अपने बेस फॉर्म में ही उसके सभी वारों को आसानी से चकमा दिया।
जब केफला ने सुपर सायन में परिवर्तन किया तो गोकू ने भी उसे देखते हुए सुपर सायन का रूप ले लिया। इस पर गोकू ने एक जबरदस्त पंच केफला को मारा जिससे वो दर्द से झुक गई। गोकू ने हंसते हुए कहा, चलो केफला, ये क्या है, मैं जानता हूं तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकती हो, अपनी पूरी पावर से लड़ो। लेकिन तभी अचानक वाडोज का एक जोरदार पंच गोकू को लगा जिससे वो सीधा जाकर एक ग्रह से टकरा गया। गोकू झट से वापस आया और वाडोज को मारने की कोशिश की, लेकिन वाडोज ने हर वार को आसानी से रोक लिया या चकमा दे दिया। इससे गोकू थोड़ा चिढ़ गया और उसने सुपर सायन फेज 2 का रूप धारण कर लिया। वाडोज उसकी इस जबरदस्त पावर को देखकर हैरान रह गई, लेकिन उसने पहले से ही ऐसी पावर की उम्मीद कर रखी थी क्योंकि गोकू को खुद ग्रैंड प्रीस्ट दशिकन ने प्रशिक्षित किया था। जब वाडोज ये सोच ही रही थी तभी गोकू ने उसे पेट और चेहरे पर एक जोरदार पंच मारा, फिर एक पंच पीछे से उसकी पीठ पर मारा। वाडोज जोर से जमीन पर गिरी और एक बड़ा गड्ढा बन गया। लेकिन वाडोज बिना किसी खरोच के उस गड्ढे से बाहर निकल आई जिससे गोकू भी चौंक गया। फिर भी गोकू ने एक मुस्कान के साथ उसे देखा। वाडोज ने भी मुस्कुराते हुए अपना की बढ़ाकर 80% तक कर दिया। गोकू भी पीछे नहीं हटा और उसने सुपर सायन फेज 3 के साथ कायोकेन 50 गुना का इस्तेमाल किया क्योंकि वाडोज की पावर बेहद जबरदस्त थी। अब दोनों ने जबरदस्त पंचों का आदान प्रदान शुरू कर दिया। उनके टकराते हुए पंच पूरे क्षेत्र में गूंज रहे थे। दूर से केफला इस लड़ाई को जलन भरी नजरों से देख रही थी क्योंकि उसकी पावर इतनी नहीं थी कि वो गोकू को अच्छी चुनौती दे पाती। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वाडोज जैसी कोई दूसरी महिला गोकू के साथ इतनी भयंकर लड़ाई कर रही थी। गोकू और वाडोज एक दूसरे के पंच भिड़ाते रहे और उनके झटकों से पूरा इलाका कांपने लगा। वे अपनी पूरी पावर से लड़ाई जारी रखने ही वाले थे कि तभी यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा बीच में आकर चिल्लाया और उन्हें रोक दिया ताकि यूनिवर्स को नुकसान न पहुंचे। गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना चांपा, भूल गया था कि हम इस छोटे से प्लैनेट को भी उड़ा सकते हैं और तुम्हारे यूनिवर्स को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। गोकू ने फिर वाडोज की तरफ देखा और बोला, ओए वाडोज, क्यों ना इस लड़ाई को इस बार बराबरी पर छोड़ दें। वाडोज भी मुस्कुराई और गोकू के साथ नीचे आ गई जहां बाकी सभी मौजूद थे। केफला ने थोड़ा उदास होकर कहा, ये बड़ी शर्म की बात है कि मैं तुमसे ठीक से लड़ भी नहीं पाई गोकू। लगता है कि फिर से मैं तुम्हें निराश कर गई, एक भी वार सही से नहीं कर पाई। गोकू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा मत कहो केफला, तुम दोनों सबसे पावरफुल हो जिन्हें मैं जानता हूं। ध्यान रखना, मैंने अब एक विशेष ट्रेनिंग ली है और अब मैं खुद एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका हूं। अगर तुम लोग लगातार मेहनत करते रहे तो बहुत दूर तक पहुंच सकते हो, मैं वादा करता हूं। फिर वाडोज ने गोकू से पूछा, वैसे गोकू, सच बताओ, तुम असल में यहां किस लिए आए हो? क्या सिर्फ यूं ही लड़ने के लिए? गोकू ने पहले एक सीरियस चेहरा बनाया और कहा, सच कहूं तो मैं बस तुम्हें देखने आया हूं वाडोज। गोकू की सीरियस आवाज और निगाहें सिर्फ वाडोज पर थीं। ये सुनकर वाडोज घबराकर शर्म से लाल हो गई। लेकिन तभी गोकू ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मजाक कर रहा हूं, असली वजह तो बस ये थी कि मैं तुम्हारा बदला लेने आया था जो तुमने समारोह में मुझे चैलेंज किया था। क्या तुम भूल गई? गोकू ने अपनी वही मुस्कान दिखाई। फिर गोकू ने कहा, अब मुझे जाना होगा, मुझे अपनी टीम तैयार करनी है। पिकोलो, ट्रंक्स और एंड्रॉयड 18 कुछ समय के लिए मेरे यूनिवर्स में रहेंगे और पिकोलो मेरा को डिस्ट्रक्टिव गॉड बनने वाला है। वाडोज थोड़ी चौंकी और हल्के से जलन भरे लहजे में बोली, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी फिर से शादी करने की सोचोगे, खासकर जब तुम्हारी पहली पत्नी ने तुम्हें इतना दुख दिया था। लगता है तुमने उसे बहुत जल्दी भुला दिया। ये सुनकर गोकू मुस्कुराया और बोला, किसने कहा कि मैं शादी कर रहा हूं? मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो कृपया ऐसे ख्याल मन में मत लाना। गोकू हंसते हुए बोला, खैर, अब मुझे निकलना होगा, फिर मिलेंगे दोस्तों। कहते ही गोकू ने तुरंत टेलीपोर्टेशन से वहां से विदा ली। जैसे ही वो पहुंचा, देखा कि सब तैयार थे, पिकोलो, ट्रंक्स और एंड्रॉयड 18। गोकू ने डेंडे और अपने पुराने टीचर मास्टर रोशी से भी विदाई ली। तभी अचानक फ्रीजा अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा। अब सब कुछ तैयार था। गोकू ने सबको हाथ पकड़ने को कहा और फिर टेलीपोर्टेशन कर सबको अपने न्यू ग्रह पर ले गया। गोकू का न्यू प्लैनेट एक बहुत बड़ा और शानदार महल जैसा था। फ्रीजा चारों ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, मानना पड़ेगा ये जगह बहुत शानदार है, सच में एक गॉड के लायक महल है। गोकू ने दैशिकन से कहा, जल्दी से रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम को तैयार करो जहां तुमने मुझे ट्रेनिंग दी थी। अब हमें इन बच्चों को भी एक छोटा प्रशिक्षण देना है। दैशिकन ने हामी भरी और तुरंत तैयारी करने चला गया। उधर फ्रीजा के सैनिक भी तेजी से काम में जुट गए। वे एक ऐसी मशीन बना रहे थे जो पोर्टल्स या वॉर्म होल्स खोल सके ताकि गोकू दूरदराज के इलाकों में कम समय और एनर्जी में जा सके। साइंटिस्ट पूरी मेहनत से इस पे काम कर रहे थे। इस दौरान गोकू ने अपने साथ आए सभी साथियों को महल के अंदर खाने और बातचीत के लिए बुलाया। एंड्रॉयड 18 गोकू के बिल्कुल पास बैठ गई, लेकिन गोकू ने उसे अनदेखा कर दिया। असल में अब वो मानव इमोशन से दूर रहना चाहता था।
फिर भी उसे मन ही मन ये मानना पड़ा कि एंड्रॉयड 18 और वॉडोस दोनों उसे आकर्षित करती थीं। दोनों ही खूबसूरत थीं और स्ट्रांग भी, और यही बात गोकू के सयन खून को पसंद आती थी। फिर भी गोकू ने अपने दिल के उन इमोशन को दबाए रखा। तभी दैशिकन आया और बोला, रूम तैयार है जिसे आपने तैयार करने को कहा था। गोकू ने मुस्कुराते हुए सबसे कहा, तो फिर चलो बच्चों, अब थोड़ा ट्रेनिंग करते हैं। सभी ने खुशी से हामी भरी और गोकू के पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही वे रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम में दाखिल हुए, अचानक सब घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। रूम में ग्रेविटी बहुत अधिक थी, यानी जमीन से कई गुना ज्यादा दबाव, जो उनके लिए एकदम नया अनुभव था। थोड़ी हार्ड वर्क के बाद सब संभले और खड़े हो गए। तभी दैशिकन ने कहा, कृपया अपना पावर लेवल कम करिए, वरना इस डिफिकल्टी में ट्रेनिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा। सुनते ही सभी सैंड वॉरियर अपने बेस फॉर्म में लौट आए। गोकू ने भी अपना बेस पावर केवल 5% तक घटा लिया। गोटेन और ट्रंक्स ने 30% पावर का इस्तेमाल किया, जबकि फ्रीजा अपनी बेसिक फॉर्म में लौट आया। पिकोलो ने भी अपनी 20% पावर बनाए रखी और एंड्रॉयड 18 ने भी दूसरों की तरह अपनी पावर को सीमित किया। सभी ने उठने की पूरी कोशिश की। करीब 5 घंटे की हार्डवर्क के बाद वे खड़े तो हो गए, लेकिन अभी भी आसानी से चल फिर नहीं पा रहे थे। अगले 3 घंटे की और कोशिश के बाद वे धीरे धीरे चलने लगे, हालांकि अभी भी डिफिकल्टी हो रही थी। गोटेन और ट्रंक्स ने आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। वहीं एंड्रॉयड 18 और पिकोलो भी एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। हालांकि एंड्रॉयड 18 का मन था कि वो गोकू के साथ ट्रेनिंग करे, लेकिन गोकू ने फ्रीजा के साथ ट्रेनिंग करना तय किया और फ्रीजा खुशी से मान भी गया। इसके बाद सभी ने 30 घंटों तक हार्ड ट्रेनिंग जारी रखी। आखिरकार दैशिकन आया और बोला, अब बस करो बच्चों, शरीर और दिमाग को भी आराम चाहिए। अगर आराम नहीं दिया तो सारा ट्रेनिंग व्यर्थ हो जाएगा, चाहे पूरी जिंदगी भी ट्रेन करो। गोकू और फ्रीजा ने सभी को रिकवरी मशीनों की ओर ले जाया। ये मशीनें फ्रीजा और उसके सैनिक साथ लाए थे। हर कोई एक एक रिकवरी मशीन में चला गया, जिससे उनके शरीर तेजी से ठीक हो सकें। जब रिकवरी पूरी हुई और सब बाहर निकले तो सभी हैरान रह गए। गोकू की पूंछ वापस आ गई थी। ये देखकर सब हैरान रह गए, यहां तक कि खुद गोकू भी चौंक गया। फ्रीजा ने मुस्कुराते हुए सबको समझाया, अब हमारी तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि किसी भी जीव के शरीर को पूरी तरह से पुनर्जीवित कर सकती है। यहां तक कि सयान की पूंछ भी वापस लाई जा सकती है, जो उनके प्राचीन समय के एक मुख्य पावर का स्रोत थी। गोकू मुस्कुराते हुए बोला, मुझे याद है जब मैं छोटा था, एक बार मैंने पूंछ के कारण कंट्रोल खो दिया था और अपने ग्रैंडपा को भारी नुकसान पहुंचा दिया था। फिर मेरे टीचर मास्टर रोशी ने बताया था कि मेरी पूंछ मेरे लिए खतरा बन गई थी। इसलिए अर्थ के पुराने गॉड कामी ने मेरी पूंछ काट दी थी और उस पर एक मोहर भी लगा दी थी ताकि वो फिर से न उगे। लेकिन अब जब मैंने अपनी पावर पर पूरा कंट्रोल पा लिया है तो शायद मैं इसे संभाल सकूं। इतना कहकर गोकू ने एक आर्टिफिशियल चांद बनाया और उसे देखने लगा। जैसे ही उसने चांद की ओर देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी पूंछ जोर जोर से हिलने लगी। कुछ ही पलों में गोकू का शरीर बड़ा होने लगा। ये देखकर सब चौंक गए। गोकू ओजारू में बदलने लगा था। सिर्फ फ्रीजा ही शांत था, क्योंकि वो पहले से ही ओजारू रूप के बारे में जानता था। उसने तुरंत सबको पीछे हटने की सलाह दी। सब समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अगले ही पल गोकू ने हिंसक होकर सभी पर हमला करना शुरू कर दिया। हर कोई उसकी तेज चाल और पावर से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी दैशिकन ने तेजी से आगे बढ़कर गोकू के सीने पर एक पावरफुल प्रहार किया, जिससे गोकू के अंदर की एनर्जी थोड़ी देर के लिए सील हो गई और वो वापस अपने मानव रूप में लौट आया। सब गुस्से में गोकू से पूछने लगे, गोकू तुमने इतनी वहशी तरीके से हम पर हमला क्यों किया? फ्रीजा ने भी गुस्से में कहा, तुम्हें किस्मत माननी चाहिए कि दैशिकन ने समय रहते तुम्हें रोक दिया, वरना मैं तुम्हें खत्म कर देता कीड़े। गोकू शर्मिंदा होकर बोला, माफ करना दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं अपने जंगली रूप के बहाव में बह गया था। मैंने बिना सोचे समझे काम किया, लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी सैन नस्ल के इस जंगली रूप पर भी कंट्रोल पालूंगा। इसके बाद सभी ने मिलकर अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। अंदर 7 साल बीत गए, जबकि बाहर सिर्फ 15 दिन। गोकू ने अपने भीतर के सारे गुस्से और दर्द को याद करके अपनी ताकत को चरम पर पहुंचाया। वो सुपर सायन रोज रूप तक पहुंच गया। साथ ही उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी पूरी तरह से काबू कर लिया था। अब गोकू का पावर इतना अधिक हो चुका था कि वो किसी भी एंजल से टक्कर ले सकता था। यहां तक कि वो जेनोसामा के सामने भी थोड़ा टिक सकता था। उसकी पावर अब दैशिकन के 70% तक पहुंच चुकी थी। हालांकि जीतने के लिए अभी भी उसे थोड़ा और आगे बढ़ना था, लेकिन अब वो किसी से भी पीछे नहीं था। पिकोलो ने भी अपनी पावर में इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी कर ली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गोटेन और ट्रंक्स के पास भी वंडरफुल पावर थी। उनकी फ्यूजन अब इतना पावरफुल था कि दुश्मनों के लिए डर का कारण बन गया था। एंड्रॉयड 18 भी लगातार लड़ने की क्षमता के कारण बेहद घातक बन चुकी थी। उसकी एनर्जी अनलिमिटेड थी। वो तब तक लड़ सकती थी जब तक दुश्मन हार न मान ले या नष्ट न हो जाए। और फ्रीजा अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा था, बल्कि वो गोकू और बाकी सबका दोस्त बन गया था। एंड्रॉयड 18 भी गोकू के और करीब आ गई थी और दैशिकन तथा गोकू का रिश्ता एक सच्चे टीचर और स्टूडेंट जैसा गहरा हो गया था। हालांकि अब गोकू की पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि वो दैशिकन को भी मात दे सकता था।
गोटेन ने अपने पिता गोकू के साथ ज्यादा समय बिताया और ट्रंक्स भी अब गोकू को और अधिक सम्मान और प्रशंसा की नज़र से देखने लगा था। जब सभी बाहर आए तो गोकू की सेविकाएं पहले से ही खाने का शानदार इंतजाम कर चुकी थीं। सभी वॉरियर आराम से बैठकर खाना खाने लगे और हंसी ठिठोली करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ यूनिवर्स 7 में हलचल मची हुई थी। अर्थ पर सब लोग बच्चों को ढूंढ रहे थे। गोटेन और ट्रंक्स 3 हफ्तों से गायब थे, जिससे सबका दिल बेचैन हो गया था। वेजिटा और यमचा तुरंत डेंडे के पास टेंपल पहुंचे और गुस्से में पूछा, डेंडे, हमारे बच्चे कहाँ हैं? डेंडे ने उन्हें बताया कि गोकू उन्हें अपने साथ ले गया है। ये सुनकर वेजिटा और यमचा दोनों गुस्से में भर गए। फिर वे बुल्मा और चीची के पास जाकर उन्हें सारी बात बताने लगे। बुल्मा बेहद चिंतित हो गई। उन्हें डर था कि कहीं गोकू ने ट्रंक्स को किसी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया। जल्दी ही बुल्मा ने लॉर्ड बीरस और एंजल वीस को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें यूनिवर्स 19 ले जाएं। लेकिन न बीरस और न ही वीस इस काम में दिलचस्पी दिखा रहे थे। वीस ने वेजिटा और सबको बताया कि यूनिवर्स 19 को शापित यूनिवर्स कहा जाता है। ये सुनकर सभी चौंक गए, क्योंकि वहां के इंसान इतने पावरफुल थे कि गॉड्स को भी चुनौती दे सकते थे। वीस ने यह भी साफ कर दिया कि अगर वे यूनिवर्स 19 में प्रवेश करते तो शायद वे गॉड के प्लैनेट तक भी नहीं पहुंच पाते। इसी दौरान यूनिवर्स 18 में एक पावरफुल सैन लड़की अपने एंजल सेलेस के साथ कड़ी ट्रेनिंग कर रही थी। सेलेस एक अलग तरह की एंजल थी। वो बहुत शांत स्वभाव की थी और केवल तब बोलती थी जब कुछ पूछा जाता था। हालांकि वो वार्डोस जितनी ही सुंदर थी, ये सायन लड़की बेहद पावरफुल बन चुकी थी। उसने वो गलती सुधारी थी जो सब गोकू से लड़ते समय करते थे। उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी प्राप्त कर लिया था। हालांकि उसे पूरी तरह परिपूर्ण करना उसके लिए भी कठिन हो रहा था, फिर भी उसका पावर लेवल जेनोसामा के 60% तक पहुंच चुका था। उधर यूनिवर्स 19 में रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम से बाहर आने के 2 दिन बाद गोकू, फ्रीजा और बाकी सभी बच्चों के साथ यूनिवर्स 7 लौट आया। एंड्रॉइड 18 ने गोकू के प्लैनेट पर रुकने का फैसला किया। सबसे पहले गोकू फ्रीजा को उसकी स्पेसशिप तक छोड़ने गया। फ्रीजा ने गोकू का आभार व्यक्त किया और अनुमति मांगी कि वो फ्यूचर में कभी भी यूनिवर्स 19 जा सके। गोकू ने मुस्कुराते हुए उसकी बात मान ली। इसके बाद गोकू बच्चों को लेकर टेंपल पहुंचा, जहां उसने मास्टर रोशी, एंड्रॉइड 17, डेंडे और मिस्टर पोपो को देखा। जैसे ही सभी ने गोकू, गोटेन और ट्रंक्स को देखा, उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। गोकू ने सभी से बातचीत की और एंड्रॉइड 17 और बाकी सबको एक खास तरह का कम्युनिकेटर दिया जो फ्रीजा के आदमियों ने बनाया था। फिर गोकू ने एक छोटी कैप्सूल निकाली और उसे डेंडे को सौंपते हुए कहा, ये एक पोर्टल है जो मेरे प्लैनेट तक जाने का रास्ता खोलेगा। जब चाहो आ सकते हो, लेकिन इसे संभाल कर रखना। डेंडे ने वो कैप्सूल लेकर टेंपल के भीतर सुरक्षित रख दी। गोटेन ने गोकू से विदा ली। अब वो समझ चुका था कि उसका पिता कोई बुरा इंसान नहीं था। गोटेन बहुत खुश था, क्योंकि अब उसके पास अपने पिता के साथ बिताए हुए कई सुनहरे पल थे। गोकू ने मुस्कुराते हुए सब बच्चों से कहा, बच्चों, अब धरती की रक्षा तुम्हारे हाथों में है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अब तक की थी। मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब मेरी तरफ से उसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सभी बच्चों और साथियों ने गोकू को भरोसा दिलाया, चिंता मत करो गोकू, हम अपनी जान लगाकर धरती की रक्षा करेंगे। इसके बाद गोकू ने टेलीपोर्टेशन से यूनिवर्स 6 का रुख किया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, वो सीधे एक लड़ाई के बीचों बीच प्रकट हुआ। एक साइयन लड़की जो वडोज के साथ ट्रेनिंग कर रही थी, उसे देखकर चौंक गई और बोली, अरे गोकू, तुम यहां क्या कर रहे हो? गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, देख रहा हूं कि तुम लोग सच में अपनी पावर बढ़ाने के लिए सीरियस हो गए हो। मुझे खुशी है कि तुम अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। इसी बीच चांपा, यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तेजी से दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, रुको रुको, यहां लड़ाई मत करना। पिछली बार तुम्हारी लड़ाई ने लगभग मेरा पूरा यूनिवर्स तबाह कर दिया था। गोकू ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो चांपा, मैं यहां लड़ाई के लिए नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें कुछ देने आया हूं। गोकू ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और चांपा व बाकी लोगों को एक खास कैप्सूल दिया। वो बोला, ये कैप्सूल एक पोर्टल खोलेगा जिससे तुम कभी भी मेरे यूनिवर्स में आ सकते हो। इससे तुम यूनिवर्स के वॉरियर्स की नजरों से भी बच सकोगे, और हां, वहां ढेर सारा स्वादिष्ट खाना भी है। ये सुनकर चांपा की आंखें चमक उठीं। वो खुशी से बोला, बहुत बहुत धन्यवाद गोकू, मैं वादा करता हूं कि जल्द ही तुम्हारे यूनिवर्स में आऊंगा। सच कहूं तो मैंने भी अपने नए यूनिवर्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है। फिर गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूं, तुम लोग अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। और हां कैफला, तुम्हारा भी इंतजार रहेगा। खैर, खूब ट्रेनिंग करो, उम्मीद है जल्दी ही हमारी जबरदस्त लड़ाई होगी। चलो, फिर मिलते हैं। इसके बाद गोकू अपने यूनिवर्स की ओर टेलीपोर्ट कर गया। टेंपल पर हलचल और ट्रंक्स का आगमन। दूसरी ओर यूनिवर्स 7 में वेजिटा ने अपने बेटे की एनर्जी महसूस की। वो तुरंत बीरस, विस और बाकी सबको लेकर कैप्सूल कॉर्पोरेशन से टेंपल की ओर रवाना हुआ। बुल्मा और चीची भी उनके साथ आईं। जब सब टेंपल पहुंचे तो उन्होंने वहां एक अजनबी को देखा।
वेजिटा को लगा कि वो गोकू है, इसलिए गुस्से में उसने उस पर हमला कर दिया। लेकिन वो अजनबी बहुत तेज निकला। उसने वेजिटा का हमला आसानी से चकमा दे दिया और बोला, पापा, आप मुझ पर इस तरह क्यों हमला कर रहे हैं? मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं टेम्पल आऊंगा, और न ही ये कि आप मुझसे इस तरह पेश आएंगे। ट्रंक्स की बात सुनकर सब हैरान रह गए। वे देख सकते थे कि ट्रंक्स अब पहले से थोड़ा बड़ा हो गया था। सिर्फ ट्रंक्स ही नहीं, बल्कि गोटन भी बड़ा दिखाई दे रहा था। उनके लड़ाई के कपड़ों पर एक खास चिन्ह बना हुआ था, वही चिन्ह जो अक्सर गोकू के कपड़ों पर दिखाई देता है। वेजिटा गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारे कपड़ों पर यह घटिया निशान क्या कर रहा है? ट्रंक्स, ये निशान किसी सच्चे सायन के लायक नहीं है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इसे तुरंत हटाओ। ट्रंक्स ने गंभीरता से अपने पिता को जवाब दिया, पापा, कृपया मिस्टर गोकू के लिए थोड़ा सम्मान दिखाइए। आपको उन्हें इस तरह बुरा कहने का कोई हक नहीं है। पिता और पुत्र का महासंग्राम। वेजिटा और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। वो ट्रंक्स पर पंच मारने के लिए झपटा, लेकिन तभी पिकोलो, गोटन और एंड्रॉयड 17 बीच में आ गए। वेजिटा ने आखिरी पल में खुद को रोक लिया, लेकिन चिढ़ते हुए बोला, सुनो कीड़ों, तुम तीनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। फिर वो ट्रंक्स की ओर देखकर बोला, ट्रंक्स, अगर तुमने तुरंत वो बेकार का चिन्ह नहीं हटाया तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जवाब में ट्रंक्स सुपर सायन में बदल गया। वेजिटा भी तुरंत सुपर सायन बन गया और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। वेजिटा बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसका बेटा अब उसकी पावर के बराबर पहुंच गया था। आवेश में आकर वेजिटा ने सुपर सायन फेज 2 का रूप धारण कर लिया, लेकिन ट्रंक्स ने भी अपनी पूरी 100% सुपर सायन पावर बाहर निकाल दी, जिससे उसे थोड़ी बढ़त मिल गई। हालांकि वेजिटा के पास अनुभव ज्यादा था, जिससे ट्रंक्स को कठिनाई हो रही थी। फिर भी ट्रंक्स ने हार नहीं मानी और सुपर सायन गॉड फॉर्म में बदलकर अपनी पावर और बढ़ा दी। उसने अपने पिता पर एक जबरदस्त कॉम्बो अटैक किया, जिससे वेजिटा चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा इतना शक्तिशाली हो चुका है, इसलिए उसने सुपर सायन ब्लू का रूप धारण कर लिया। विस ये देखकर हैरान रह गया कि वेजिटा को अपने बेटे के सामने ब्लू फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ा। वेजिटा गंभीरता से बोला, ट्रंक्स, तुम सच में बहुत पावरफुल बन गए हो, लेकिन याद रखो, मेरे पास गॉड जैसी पावर है। भले ही तुमने गॉड फॉर्म हासिल कर लिया हो, पर मेरी पूरी पावर के सामने तुम अभी भी आधे रास्ते पर हो। वेजिटा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसे पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो ट्रंक्स का पंच उसके पेट में धंसा हुआ था। अगले ही पल ट्रंक्स ने वेजिटा पर इतनी तेज और तगड़ी मार लगाई कि वेजिटा का पूरा शरीर जैसे टूटने लगा और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। ट्रंक्स वापस अपने बेस फॉर्म में लौट आया। फ्रीजा की वापसी। बीरस, विस और बाकी सभी ये देखकर दंग रह गए कि कैसे ट्रंक्स ने वेजिटा को हरा दिया। तभी बीरस ने हंसते हुए कहा, अरे छोटे, क्या तुम्हें यूनिवर्स 7 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने में दिलचस्पी है? इतनी कम उम्र में तुमने न सिर्फ अपने पिता का मुकाबला किया, बल्कि उन्हें हराया भी। ट्रंक्स ने विनम्रता से जवाब दिया, धन्यवाद लॉर्ड बीरस, लेकिन मुझे धरती और यहाँ के लोगों की रक्षा करनी है, जैसा कि हमें मिस्टर गोकू ने सिखाया है। तभी अचानक आसमान में एक बड़ी स्पेसशिप दिखाई दी। उसके अंदर से एक छोटा जहाज बाहर निकला, जिसमें से महान फ्रीजा बाहर आया। फ्रीजा ने उतरते ही जोर से कहा, कैसे हो कीड़ो? वेजिटा, आज मेरी सफलता और बदले का दिन है। बीरस के गुस्से से फ्रीजा की कुर्सी उसकी पूंछ से टूट गई। वेजिटा फ्रीजा की एनर्जी महसूस कर चौंक गया और बोला, ये कैसी पावर है फ्रीजा? क्या तुमने भी गोकू के साथ ट्रेनिंग की है? फ्रीजा ने ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, ओ हो, सही पहचाना सायन। तुम्हें पता भी नहीं कि उस दाइशीन और गोकू ने हमें कैसी नर्क जैसी ट्रेनिंग करवाई है, लेकिन हर दर्द सफल रहा। वेजिटा ने ताना मारा, तो क्या तुम्हें लगता है कि थोड़ी ट्रेनिंग से तुम मुझे हरा दोगे? फ्रीजा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिंस, इस बार तुम किस्मत वाले हो। तुम्हारे बेटे ने मुझसे वादा लिया है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन बीरस उतना लकी नहीं होगा। मैं उसे वही दर्द दूंगा जो मुझे झेलना पड़ा। इतना कहकर फ्रीजा ने अपने फाइनल फॉर्म में थोड़ी सी पावर रिलीज की। उसकी एनर्जी इतनी भयंकर थी कि पूरे यूनिवर्स में महसूस की गई। कुछ योद्धा इस शक्ति से कांप उठे, तो कुछ ने इसे चुनौती की तरह लिया। बीरस का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसे अब समझ आ गया था कि फ्रीजा की पावर उससे कहीं ज्यादा हो चुकी थी। वेजिटा भले ही थोड़ा मुकाबला कर सकता था, लेकिन फ्रीजा के पास अब भी अपनी गोल्डन फॉर्म की पावर बाकी थी। स्थिति बिगड़ती देख विस सामने आया और गंभीरता से बोला, माफ करना फ्रीजा, मैं तुम्हें यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म करने नहीं दे सकता। फ्रीजा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, चिंता मत करो मिस्टर विस, मुझे मालूम है कि अगर मैंने बीरस को मार डाला तो यूनिवर्स का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं बस उसके और वेजिटा के साथ थोड़ा खेलना चाहता हूं।
विस ने उसे गंभीरता से देखा, फिर चुपचाप पीछे हट गया और फ्रीजा को खुली छूट दे दी। अब फ्रीजा ने बीरस पर हमला करना शुरू कर दिया। वेजिटा डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहा था। फ्रीजा ने बीरस को इतनी बेरहमी से मारा कि हर एक पंच के साथ बीरस खून उगल रहा था। फिर फ्रीजा ने अपनी डेथ बीम से बीरस के हाथ पैरों को घायल किया, अपनी पूंछ से उसे उठाया और उसकी पीठ पर कई पंच मारे। इसके बाद उसने बीरस को नीचे फेंका और उसके सिर पर पैर रखकर रौंद दिया। बीरस अब मौत के बहुत करीब था। फ्रीजा ने फिर विस से कहा, अब तुम इसे ले जाओ। विस ने चुपचाप बीरस को उठाया और उसे सुरक्षित जगह ले जाकर उसकी चोटें ठीक करने लगा। वहीं दूसरी ओर प्रिंस वेजिटा अब भी सदमे में था, लेकिन फ्रीजा ने उसे एक जोरदार लात मारी जिससे वो दूर जाकर गिर पड़ा। फ्रीजा एक पल में उसके सामने प्रकट हुआ और लगातार पंच मारकर उसे बुरी तरह अपमानित करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने कभी नेमेक प्लैनेट पर किया था। जब फ्रीजा का मन भर गया तो उसने वेजिटा को थोड़ी सी एनर्जी दी ताकि वो मर न जाए। फिर उसने बीरस की तरफ देखा जो डर से कांप रहा था। फ्रीजा ने सिर्फ एक मुस्कान दी और वापस वेजिटा की ओर देखा जो धीरे धीरे होश में आ रहा था। प्लैनेट वेजिटा का असली सच। जैसे ही वेजिटा ने पूरी तरह होश संभाला, फ्रीजा ने उसे अपनी पूंछ से उठा लिया और गंभीर स्वर में पूछा, बताओ वेजिटा, क्यों तुमने एक सायन को धोखा दिया? चाहे गोकू तुम्हें पसंद न हो, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगे। तुम्हारी मक्कारी की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारी हालत भी तुम्हारे पिता जैसी है। फ्रीजा ने फिर शैतानी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने प्लैनेट वेजिटा को क्यों तबाह किया था? वेजिटा ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे सब पता है। तुमने हमारे प्लैनेट को इसलिए तबाह किया क्योंकि तुम्हें लेजेंडरी सुपर सायन के जन्म से डर लग रहा था। यही एक कारण था। फ्रीजा ठहाका मारते हुए बोला, तुमने सचमुच इस मूर्खता पर विश्वास कर लिया? मैं महान फ्रीजा किसी बंदर से डरने वाला नहीं हूं। वो तो बस एक बहाना था। असल में बीरस ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं साइंस को नहीं मारता तो वो मुझे खत्म कर देता। वेजिटा ये सुनकर हैरान रह गया। उसने चौंकते हुए कहा, झूठ मत फैलाओ फ्रीजा, तुम बस हमारे बीच दुश्मनी फैलाना चाहते हो। फ्रीजा ने फिर ठहाका लगाया, मुझे इससे कोई फायदा नहीं है। मैंने तो बस सच बताया है। अब तुम्हें विश्वास करना है या नहीं, वो तुम्हारी मर्जी। अगर चाहो तो बीरस से पूछ लो या फिर उससे भी बेहतर उस शेनरॉन से पूछ लो जो सभी इच्छाएं पूरी करता है। ये सुनकर वेजिटा ने धीरे से बीरस की ओर देखा। बीरस ने अपनी नजरें चुरा लीं, जिससे वेजिटा को साफ समझ आ गया कि फ्रीजा सच बोल रहा था। वेजिटा का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जैसे एकमात्र शुद्ध रक्त सायन गोकू के साथ अपनी सच्ची दोस्ती को धोखा दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसके दुश्मन ने उसे शक्ति और ऊंचे ओहदे का लालच दिया था। अब वेजिटा का गुस्सा और दर्द दोनों चरम पर थे। इसी बीच विस घायल बीरस को तुरंत अपने प्लैनेट ले गया। फ्रीजा ने जाते जाते कहा, अब मेरा यहां अर्थ पर कोई काम नहीं रहा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बिना राज्य के प्रिंस। इतना कहकर वो वहां से चला गया। पीछे केवल तनाव और बेचैनी छोड़ गया। गोकू, एंड्रॉयड 18 और दाइशिंकान। जब यह सब हो रहा था, उसी समय गोकू एंड्रॉयड 18 के साथ थोड़ा आराम कर रहा था। गोकू ताज़ी हवा ले रहा था, तभी अचानक एंड्रॉयड 18 ने पीछे से आकर उसे गले लगा लिया। गोकू चौंक गया और गुस्से में बोला, अरे ये क्या कर रही हो एंड्रॉयड 18? मैंने कहा था मुझसे इतनी नज़दीक मत आना, क्या तुम भूल गई हो? एंड्रॉयड 18 ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे गोकू, इतना भी बुरा नहीं था। ये तो बस एक गले लगाना था। मैंने सोचा तुम्हें थोड़ी और संगत पसंद आएगी। गोकू बिना कुछ बोले वहां से उड़कर दाइशिंकान के पास चला गया। एंड्रॉयड 18 ने उसे जाते हुए देखा और बुदबुदाई, लगता है ये काम जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। उधर दाइशिंकान ने गोकू से कहा, मुझे लगता है तुम्हें एंड्रॉयड 18 को एक मौका देना चाहिए। आखिरकार वो हमेशा तुम्हारे साथ रही है, यहां तक कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी उसने तुम्हारी मदद की थी। मुझे लगता है उसके इमोशन सच्चे हैं। गोकू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, शायद तुम सही कह रहे हो दाइशिंकान, लेकिन मैं ठीक से नहीं जानता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। ये अजीब सा एहसास मुझे सिर्फ एंड्रॉयड 18 के साथ नहीं, बल्कि कुछ और लड़कियों के साथ भी हो रहा है। दाइशिंकान थोड़ा हैरान होकर बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? कहीं उनमें मेरी बेटी वाडोज भी तो नहीं? गोकू ने शर्मिंदा होते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे माफ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर जब मुझे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर चिंता मत करो, मैं वाडोज के करीब नहीं जाऊंगा। दाइशिंकान ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो गोकू, अगर तुम सच में उसे चाहते हो तो कोई समस्या नहीं होगी। बस ध्यान रखना कि उसे कभी चोट न पहुंचे। गोकू ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद, लेकिन सच कहूं तो मैं अभी भी अपने इमोशंस को नहीं समझ पा रहा। मेरा एक ही लक्ष्य है,
पूरे मल्टीवर्स में सबसे पावरफुल और परफेक्ट बनना। दाइशिंकान मन ही मन सोचने लगा, ताराशंस घमंड से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और दुख की बात है कि साइयन जाति के लिए इमोशंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनकी असली पावर भी इन्हीं इमोशंस से आती है। शायद ये अच्छा ही होगा कि गोकू के भीतर एक छोटी सी कमजोरी रहे, अगर कभी वो काबू से बाहर हो जाए तो। लेकिन बाहर से दाइशिंकान ने गोकू को एक हल्की सी झूठी मुस्कान दी। रात हो चुकी थी। गोकू हमेशा की तरह बाहर अकेला बैठा था। उसका मन अपने पुराने दोस्तों की गद्दारी को याद कर रहा था। उसके दिल का एक हिस्सा कहता था कि अब उन बातों का कोई मतलब नहीं, लेकिन दूसरा हिस्सा अब भी उस दर्द को भूल नहीं पा रहा था। इन्हीं सोचों में खोया गोकू अचानक चौंक गया, क्योंकि उसे किसी के पीछे से गले लगाने का एहसास हुआ। वो मुड़ा तो देखा कि वो एंड्रॉयड 18 थी। एंड्रॉयड 18 ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बीते हुए कल को भूल जाना चाहिए। गोकू ने गंभीरता से जवाब दिया, तुम किस बारे में बात कर रही हो? एंड्रॉयड 18, मेरे पास भूलने या पछताने जैसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास इमोशंस के लिए जगह नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाना है, बस। एंड्रॉयड 18 ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गोकू, दिखावा मत करो। मैं जानती हूं कि तुम्हारा दिल बहुत नेक और बड़ा है। तुमने जो सहा है उसने तुम्हें अंदर से बहुत हर्ट किया है। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तुम उन लोगों के साथ नहीं हो। याद रखो, असली परिवार वही होता है जो अच्छे और बुरे दोनों समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो, न कि सिर्फ खून का रिश्ता। गोकू ने सख्त लहजे में कहा, ऐसी बेकार की बातें मत करो एंड्रॉयड 18। अब मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूं। जो इमोशंस पहले थे वे अब मेरे अंदर नहीं रहे। ये सुनते ही एंड्रॉयड 18 ने बिना कुछ सोचे गोकू का चेहरा पकड़कर उसे चूम लिया। गोकू चौंक गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एंड्रॉयड 18 ऐसा करेगी। एंड्रॉयड 18 ने फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर अब तुम्हें मुझे खत्म करना है तो कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मैं अपने दिल की बात दबाकर नहीं रह सकती। शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करने लगी हूं गोकू। गोकू ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपने रूम में चली जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल दूं। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। ये सुनकर एंड्रॉयड 18 चुपचाप कमरे से चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वो खुश थी। यूनिवर्स 20 की यात्रा। अगली सुबह गोकू और दाइशिंकान यूनिवर्स 20 जाने की तैयारी कर रहे थे। दरअसल वे पहले जिस दिन जाने वाले थे किसी कारणवश नहीं जा पाए थे। अब समय आ गया था कि यूनिवर्स 20 को उनके नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में पता चले। गोकू काफी उत्साहित था, क्योंकि उसे अब कुछ और पावरफुल वॉरियर जातियों से मिलने का मौका मिलने वाला था। प्रस्थान से पहले एंड्रॉयड 18 और फ्रीजा के सोल्जर्स ने मिलकर अगले प्लैनेट पर एक पोर्टल तैयार कर दिया था। यूनिवर्स 19 के कई प्लैनेट्स पर भी पोर्टल्स पहले से ही स्थापित किए जा चुके थे। अब यूनिवर्स 20 में भी वही योजना लागू की जा रही थी। यूनिवर्स 20 तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगे, क्योंकि ये यूनिवर्स काफी विशाल थे और उनके बीच की दूरी भी बहुत अधिक थी। दाइशिंकान अपने पोर्टल से नहीं जा सकते थे, क्योंकि गोकू को हर जगह खुद जाकर निगरानी करनी थी। पूरी यात्रा के दौरान एंड्रॉयड 18 गोकू के बेहद करीब रही, जिससे गोकू के माथे पर चिड़चिड़ाहट की एक नस तन गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार जब वे यूनिवर्स 20 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लैनेट पर पहुंचे तो वहां का हाल देखकर उन्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई। ये स्थान भी बिल्कुल वैसा ही उजाड़ था जैसे यूनिवर्स 19 का प्लैनेट। वहां लाखों करोड़ों सालों से कोई नहीं रहता था, लेकिन गोकू और बाकी सभी ने मिलकर उस जगह को व्यवस्थित किया। वहां एक बहुत बड़ी और शानदार हवेली थी जो हर तरह की लग्जरी से भरी हुई थी। सफाई का काम खत्म होने के बाद गोकू ने एक छोटा सा बक्सा निकाला। उसने उसमें से एक कैप्सूल निकाला और हवेली के बाहर गिरा दिया। कैप्सूल से एक सुंदर गोल्डन स्टैचू बाहर आया। वो स्टैचू गोकू और दाइशिंकान का था। एंड्रॉयड 18 ने मुस्कुराकर स्टैचू को देखा, जिसे देखकर गोकू थोड़ा नाराज हो गया। उसे लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप फ्रीजा के सोल्जर्स को पोर्टल लगाने का आदेश दिया। एक नया खतरा, रहस्यमयी महारानी। सब कुछ तैयार होने के बाद सबने आराम किया, लेकिन इस सब के दौरान बहुत दूर एक दूसरे प्लैनेट पर कोई उनकी उपस्थिति को महसूस कर चुका था। वो व्यक्ति तुरंत एक महल में गया, जहां एक बड़े से सिंहासन पर एक महिला बैठी थी। वो व्यक्ति उसके सामने घुटनों के बल झुकते हुए बोला, महारानी, मैंने 2 अजनबियों की उपस्थिति महसूस की है। उनकी पावर एक अननोन फोर्स की तरह है। वे बहुत पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी आपके मुकाबले नहीं पहुंच सकते। फिर भी मुझे लगता है कि वे एक खतरा बन सकते हैं, क्योंकि वे हमारे 80% सोल्जर्स को आसानी से तबाह कर सकते हैं। महिला ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो अब भी कुछ ऐसे इंसान बचे हैं जो मुझसे मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं। कोई बात नहीं, तुरंत अपने सबसे बेहतरीन सोल्जर्स को भेजो। उन्हें आदेश दो कि दोनों अजनबियों को जिंदा पकड़कर लाएं। अगर वे विरोध करें तो उन्हें वहीं खत्म कर दें।
सोल्जर ने सिर झुकाया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया, हमारे प्रिय सायन गोकू को खोजने के लिए। दूसरी ओर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लैनेट पर गोकू और बाकी सभी पहले प्लैनेट की यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे। दाइशिंकान ने कुल 100 प्लैनेट्स ढूंढ निकाले थे जिनमें डिवाइन एनर्जी मौजूद थी, लेकिन उनमें से 7 प्लैनेट्स ऐसे थे जो अपने आंतरिक युद्ध इंटरनल वॉर के कारण पूरे यूनिवर्स को असंतुलित कर रहे थे। वहां के लोग आपस में ही लड़ते रहते थे और दूसरे प्लैनेट्स को भी बर्बाद कर देते थे। ये सब देखकर गोकू बहुत नाराज हुआ और बोला, अब समय आ गया है यहां शांति और व्यवस्था लाने का। इसलिए वे सबसे पहले एक प्लैनेट पर गए जिसका नाम था प्लैनेट इंडिपेंडेंट 77। दशिकांत ने समझाया, पहले ये सभी प्लैनेट्स एक बहुत पावरफुल इंसान के कंट्रोल में थे, लेकिन एक दिन सभी ने एक साथ विद्रोह कर दिया और उसे हरा दिया। इसके बाद वे इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन अब वे आपस में ही पावर के लिए लड़ते हैं और दूसरे प्लैनेट्स पर हमला करते हैं। हालांकि कुछ प्लैनेट ऐसे भी हैं जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपने एम्पायर बनाए। जब गोकू, दशिकन, एंड्रॉयड 18 और फ्रीजा के सोल्जर प्लैनेट इंडिपेंडेंट 77 पर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि युद्ध चल रहा था। उन प्लैनेट्स के निवासी इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनके पास एक अच्छी डिवाइन पावर थी। गोकू और उसकी टीम सीधे वॉरियर्स के बीचों बीच उतरे। ये लड़ाई विनर्स और डिफेंडर्स के बीच हो रही थी, क्योंकि कोई इस प्लैनेट पर कब्जा करने आया था। तभी आसमान से एक तेज चमकदार प्रकाश नीचे गिरा और उसके साथ इतना भयानक दबाव और किलिंग इंटेंट, मारने की इच्छा फैली कि वहां के सभी वॉरियर कांपने लगे। उन सबको साफ महसूस हो रहा था कि जो भी ये शक्ति लेकर आया है वो बहुत गुस्से में है। गोकू ने गहरी आवाज में कहा, अब बस करो नीच इंसान। अगर तकलीफें नहीं चाहते हो तो तुरंत अपने लीडर को बुलाओ। मुझे इस जगह पर शांति और व्यवस्था लानी है, वरना मैं इस पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सभी वॉरियर डर के मारे चुप हो गए। तभी एक बहादुर सोल्जर आगे आया और बोला, मेरा नाम रेड है, मैं इस प्लैनेट की रक्षा करने वाले वॉरियर्स का लीडर हूं। गोकू मुस्कुराया और बोला, बहुत बढ़िया, तुम सब में से सबसे साहसी व्यक्ति तुम हो, तुम्हें बधाई देता हूं। फिर एक और सोल्जर सामने आया और बोला, मेरा नाम सोर्क है और मैं सैन गॉड लाना के एम्पायर की सेवा करता हूं। ये सुनकर गोकू और उसके साथियों को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उन्हें इस यूनिवर्स में एक सैन एम्पायर मिलने की उम्मीद नहीं थी। गोकू ने रुचि के साथ कहा, वाह, इस यूनिवर्स में भी सैन एम्पायर है, ये तो वाकई दिलचस्प है। अब मुझे उस लाना से मिलना है, चलो मुझे वहां ले चलो। सोर्क ने गर्व से जवाब दिया, सयान गॉड लाना इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल महिला है। तुम भले ही पावरफुल दिखते हो, लेकिन तुम भी उसे नहीं हरा पाओगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम वापस चले जाओ, वरना तुम्हारा हाल भी उन पुराने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसा होगा जो यहां आकर मारे गए। सोर्क की ये धमकी सुनकर गोकू हल्का मुस्कुराया और सीरियस स्वर में बोला, तो यहां एक ऐसी सैन गॉड है जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी पावरफुल है। लेकिन सुन लो, ये अब भी मेरी असली पावर नहीं है। अपनी जुबान को संभालो, वरना मैं तुम्हें इसी पल मिटा दूंगा। फिर गोकू ने एंड्रॉयड 18 की तरफ इशारा करते हुए कहा, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अब इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल महिला लाना नहीं, बल्कि एंड्रॉयड 18 है। सोर्क ने हंसते हुए मजाक उड़ाया, ऐसी बेवकूफी भरी बातें मत कहो। वो इंसानी लड़की सैन वॉरियर से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती। मैं तो उसकी एनर्जी भी महसूस नहीं कर पा रहा। उसकी पावर इतनी कमजोर है कि उसे मापा भी नहीं जा सकता। ये सुनकर एंड्रॉयड 18 का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गोकू की तरफ मुड़ी और बोली, ओ ए गोकू, तुमको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं इस बेवकूफ को सबक सिखा दूं? सच कहूं तो मुझे इस तरह की बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस इसे खत्म कर दो। हमें उस लाना नाम की औरत को खोजना है और देखना है कि वो कितनी स्ट्रांग है। एंड्रॉयड 18 ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भरी और सोर्क पर टूट पड़ी। सोर्क ने भी हमला किया, लेकिन एंड्रॉयड 18 ने सीधा एक जोरदार पंच उसके पेट में मारा। सोर्क घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके बाद एंड्रॉयड 18 ने एक जोरदार किक उसके चेहरे पर मारी और कहा, चलो अपनी पूरी पावर दिखाओ। मुझे पता है तुम भी बाकी सैन की तरह सुपर सैन बन सकते हो, वरना ये लड़ाई बहुत बोरिंग हो जाएगी। अब सोर्क को समझ आ गया था कि उसने एंड्रॉयड 18 को बहुत हल्के में ले लिया है। भले ही वो उसकी एनर्जी महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी पावर से इनकार नहीं किया जा सकता था। तभी सोर्क ने पूरी पावर लगाकर सुपर सैयन की मैक्सिमम पावर में रूपांतरण कर लिया। एंड्रॉयड 18 थोड़ी हैरान जरूर हुई, लेकिन डरी नहीं। सायन वॉरियर सोर्क पूरी रफ्तार से एंड्रॉयड 18 पर टूट पड़ा, लेकिन एंड्रॉयड 18 ने उसका वार बहुत आसानी से रोक लिया। इसके बाद दोनों के बीच तेज पंचों का आदान प्रदान शुरू हो गया। सभी सोल्जर ये देखकर हैरान थे, सिर्फ गोकू और दशिकन शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। एंड्रॉयड 18 ने एक जोरदार मुक्का सोर्क के चेहरे पर मारा और वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। एंड्रॉयड 18 नीचे आई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ? मैं तो अभी बस वार्म अप कर रही हूं। याद है तुमने कहा था कि कोई भी इंसान सैन को नहीं हरा सकता, अब क्या कहोगे? सोर्क गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, मुझे गलत मत समझो तुच्छ इंसान। मैं अब तक सिर्फ इसलिए हल्के से लड़ रहा था क्योंकि तुम एक औरत हो। अब मैं सीरियस हो रहा हूं।
वो उठने ही वाला था कि एंड्रॉयड 18 एक झटके में उसके सामने आ गई और एक और जबरदस्त पंच उसके पेट में दे मारा। इसके बाद एक तेज किक उसकी पीठ पर मारी और फिर एक जबरदस्त की ब्लास्ट छोड़ी, जिससे सोर्क बुरी तरह घायल हो गया। सोर्क अब मरणासन्न हालत में जमीन पर पड़ा था। वो हैरानी से एंड्रॉयड 18 को देख रहा था और बोला, तुम आखिर हो कौन? मैंने अपनी पूरी पावर लगा दी, फिर भी तुम्हें थकाना तो दूर, छू भी नहीं पाया। क्या तुम्हारे पास और भी ताकत है? एंड्रॉयड 18 ने शांति से जवाब दिया, ठीक है, बता देती हूं, वैसे भी तुम अब मरने ही वाले हो। मैं एक एंड्रॉयड हूं और मेरे पास इन्फिनिटी एनर्जी है, इसीलिए तुम मेरी पावर महसूस नहीं कर पा रहे थे। सोर्क ये सुनकर दंग रह गया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अचानक एक काली एनर्जी की बॉयल आई और उसने सोर्क को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसका नामो निशान तक मिट गया। गोकू सीरियस स्वर में बोला, लगता है मुझसे थोड़ी ज्यादा पावर निकल गई। एंड्रॉयड 18, तुम्हें अपने दुश्मनों को जल्दी खत्म करना चाहिए, तुम उन्हें बहुत ज्यादा समय दे देती हो। एंड्रॉयड 18 थोड़ी चिढ़कर बोली, गोकू, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी, मैं खुद ही इस लड़ाई को खत्म करना चाहती थी। गोकू ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या चाहती हो, मुझे अपना काम पूरा करना है ताकि हम इस प्लैनेट से जल्दी जा सकें। फिर उसने वहां खड़े वॉरियर्स की ओर देखा और बोला, जैसा कि तुमने देख लिया, हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं, तो मुझे लगता है कि अब मुझे खुद को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होगा कि हम क्यों आए हैं। डर से कांपते हुए एक वॉरियर बोला, क्या आप हम सबको खत्म करने वाले हैं मिस्टर गोकू? गोकू गंभीरता से बोला, नहीं, फिलहाल मुझे तुम्हें डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग अपने प्लैनेट की रक्षा कर रहे हो और मैंने देखा कि तुम मासूमों की जान बचाने की पूरी कोशिश करते हो। इसके बाद गोकू ने बचे हुए सैन वॉरियर्स की ओर देखा और गुस्से में कहा, लेकिन तुम लोगों ने प्लैनेट पर हमला किया, उन्हें तबाह किया और कई निर्दोष जातियों का कत्ल किया है, इसलिए तुम्हें न्याय का सामना करना होगा। फिर उसने कहा, डरो मत, तुम्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जाएगा, तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा, एक ऐसे इंसान के रूप में जो शांति से रह सके। इतना कहते ही गोकू ने अपनी हथेली उठाई और सैन वॉरियर्स की ओर एक विशाल की बॉल फेंकी। वे सभी उसी पल खत्म हो गए, एक सेकंड में उनका अस्तित्व मिट गया। इसके बाद गोकू ने रेड को एक कैप्सूल दिया और उसे समझाया कि ये कैसे काम करता है। रेड और बाकी लोग गोकू के इस फैसले के प्रति बहुत आभारी थे। तब उन्होंने अपने ग्रह का सम्मान में नाम बदलकर प्लेनेट गोकू 77 रख दिया। कुछ देर बातचीत करने के बाद गोकू, दशिकन और एंड्रॉयड 18 अगले मिशन के लिए निकल पड़े। स्पेस में ट्रैवल के दौरान गोकू ने कुछ बहुत पावरफुल एनर्जी महसूस की जो सीधा उनकी दिशा में आ रही थी। दशिकन ने तुरंत अपनी गति रोकी क्योंकि गोकू ने कहा, हम यहीं इनका इंतजार करेंगे। एक नजदीकी प्लेनेट पर उतरते ही 5 मिनट बाद एक स्पेसशिप बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। गोकू का आत्मविश्वास और लाना की नई लिमिट ब्रेकर शक्ति इस मुकाबले को एक अलग स्तर पर ले जा रही है। गोकू ने वो यान देखकर हैरानी से कहा, वाह, लगता है वाकई बहुत कुछ बदल चुका है। दैशिकन भी थोड़ा चौंक गया और बोला, मैंने कभी ऐसी तकनीक नहीं देखी। गोकू ने पूछा, तुमने तो कहा था कि यूनिवर्स 19 से 21 में कोई खास तकनीक नहीं है। दैशिकन ने जवाब दिया, ऐसा ही था गोकू, लेकिन लगता है कि इतने वर्षों में इंसानों ने हर एरिया में खुद को काफी बेहतर बना लिया है। स्पेसशिप कुछ ही मीटर की दूरी पर आकर रुक गया। गोकू और बाकी सभी लोग एक नजदीकी प्लैनेट पर उतर गए। फिर स्पेसशिप से 6 पुरुष और 4 महिलाएं बाहर निकलीं। सभी देखने में सैन लग रहे थे। उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, हेलो, मेरा नाम कान है, मैं रानी लाना का बेटा हूं और सैन एम्पायर की एलीट फोर्स का लीडर हूं। हम यहां इसलिए आए हैं ताकि आप हमारे साथ चलें, क्योंकि मेरी मां आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहती हैं। गोकू ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में जवाब दिया, हेलो कान, मेरा नाम गोकू है और मैं इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूं। लेकिन तुम्हारे इन्विटेशन के जवाब में अगर मैं तुम्हारे साथ न जाऊं तो क्या होगा? कान ने ठंडे स्वर में कहा, बहुत सरल है गोकू, तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो बाकी गॉड्स का हुआ। गोकू मुस्कुराया और बोला, ये धमकी जैसी लग रही है लड़के, पर कोई बात नहीं, इस बार माफ करता हूं, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि यूनिवर्स 20 की सबसे स्ट्रांग महिला वाकई कितनी पावरफुल है। कान बोला, तो फिर चलिए मेरी मां के पास, आपके दोस्त भी आपके साथ चल सकते हैं। तभी उसकी नजर एंड्रॉयड 18 पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन तुरंत ही उसने ध्यान हटाया क्योंकि उसे एंड्रॉयड 18 की एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि वो बहुत कमजोर है और उसकी रुचि धीरे धीरे खत्म हो गई क्योंकि वो बचपन से ही पावरफुल वॉरियर्स के बीच पला बढ़ा था। उसे वही महिलाएं पसंद थी जो पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों में स्ट्रांग हो। करीब 20 मिनट के ट्रैवल के बाद वे सैन प्लैनेट पहुंचे। वहां उनका स्वागत सैन गार्ड्स और सैन सोल्जर्स ने किया। सोल्जर्स की नजरें बार बार एंड्रॉयड 18 पर टिक रही थीं, वे उससे आकर्षित हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर सैन महिलाएं गोकू को देखकर आकर्षित हो गईं क्योंकि उन्हें पता था कि वो एक सैन है और अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बन चुका है। कान सभी को लेकर एक महल में पहुंचा। अंदर पहुंचकर वो एक बेहद सुंदर और पावरफुल महिला के सामने झुक गया। वो महिला उस प्लैनेट की रानी लग रही थी। मां, जैसा आपने कहा था,
मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और उसके फ्रेंड्स को लेकर आया हूं। उम्मीद है मैंने ज्यादा देर नहीं की, कान ने कहा। रानी मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छा काम किया बेटे, अब तुम हमें अकेला छोड़ दो। कान ने सम्मान में सिर झुकाया और बाहर चला गया। अब रानी ने गोकू की ओर देखा और बोली, तो तुम ही वो नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो जिसकी चर्चा पूरे यूनिवर्स में हो रही है? अगर मेरी जानकारी सही है तो तुम्हारा नाम गोकू है ना? गोकू हल्के से मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही, और अगर मैं सही हूं तो तुम ही हो लाना, यूनिवर्स की सबसे पावरफुल सायन गॉड। रानी लाना मुस्कुराई, लेकिन उसका लहजा घमंड से भरा हुआ था। तो तुम मुझे जानते हो? कोई हैरानी नहीं, क्योंकि इस यूनिवर्स में हर कोई मुझे जानता है और मुझसे डरता है। पर मैंने तुम्हें यहां दोस्ती करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि ये याद दिलाने के लिए बुलाया है कि इस यूनिवर्स में मैं ही सबसे बड़ी पावर हूं। अब तुम मेरे सामने झुको और मेरी सेवा करो। गोकू ठहाका मारकर बोला, क्या मजाक है? मैं झुकूं एक कचरे जैसी औरत के सामने? ऐसी स्टूपिड बातें मत बको। तुम्हारा शासन और अधिकार इसी पल खत्म हो चुका है, क्योंकि अब ये यूनिवर्स मेरे अंडर है। बेहतर होगा तुम अपनी औकात में रहो, लाना। लाना गुस्से से लाल हो गई। वो अपने सिंहासन से उठी और उसकी खौफनाक एनर्जी चारों ओर फैल गई। उसकी पावर इतनी अधिक थी कि वो एक एंजल के बराबर लग रही थी। गोकू ने मन ही मन सोचा, वाकई देशिकन जो कह रहा था वो सच था। अब इस यूनिवर्स में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पावर एंजल्स के बराबर हो गई है। लाना चिल्लाई, अब मेरी पावर महसूस करके डर गए, ए मूर्ख गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। गोकू ने शांति से इधर उधर देखा और फिर अपने साथियों की ओर मुड़कर बोला, तुमने सुना? वो कह रही है कि मैं अपने सीनियर्स का इंसल्ट कर रहा हूं। गोकू के ये शब्द सुनकर उसके साथी जोर से हंसने लगे और खुद गोकू भी हंस पड़ा। ये देखकर लाना का गुस्सा और बढ़ गया। उसने तुरंत एक जबरदस्त एनर्जी हमला किया, लेकिन गोकू ने बिना जरा भी हिले डुले अपनी थोड़ी सी पावर से उस हमले को पल भर में हवा में उड़ा दिया। ये देखकर लाना हैरान रह गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ये कैसे संभव है? लाना थरथराते हुए बोली, तुमने इतनी आसानी से मेरा हमला डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया? गोकू अब सीरियस हो गया और बोला, क्या तुम अब भी समझ नहीं पाई हो लाना? तुम मुझसे पावर में कहीं भी बराबरी नहीं कर सकती। तुम जैसी इंसान को क्या हक है किसी गॉड के सामने खड़े होने का, और उस बेकार सी एनर्जी बॉल को तुम अटैक कहती हो? लाना अब डरी हुई लग रही थी। गोकू ने गुस्से में कहा, मुझे बाकी गॉड से मत जोड़ो, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं एक सच्चा गॉड हूं और मेरी ये पावर मेरी हार्ड ट्रेनिंग का परिणाम है। मैं यहां तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। अपने सारे सोल्जर्स को उन प्लैनेट से वापस बुला लो जिन पर वे जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे खुद आगे बढ़कर सब डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि अपनी ही सैन जाति को खत्म करूं, क्योंकि मुझे लगता है भविष्य में तुम्हारे साथ लड़ाई करके थोड़ा मजा आ सकता है। लाना को गोकू की बात माननी पड़ी, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। हालांकि उसने एक शर्त रखी। मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लाना बोली, लेकिन पहले मुझे तुमसे एक लड़ाई चाहिए। इतने वर्षों में मुझे कोई स्ट्रांग अपोनेंट नहीं मिला और तुम्हारी पावर देखकर मेरे सैन खून में उबाल आ रहा है। गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे भी लड़ाई का मन है। वे दोनों महल से बाहर निकल आए। गोकू ने देशिकन से कहा कि एक पावरफुल एनर्जी बैरियर बना दे ताकि उनकी लड़ाई से बाकी प्लैनेट प्रभावित न हो। देशिकन ने चुपचाप सिर हिलाया और तुरंत बैरियर बना दिया। लाना ने गुस्से में आकर खुद को सुपर सैयन में बदल लिया और तेजी से उड़कर गोकू के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारा। गोकू दूर जा गिरा, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और टेलीपोर्ट होकर लाना के सामने प्रकट हो गया। उसने लाना के पेट में एक जोरदार किक मारी, जिससे लाना की सांसें रुक गईं। इसके बाद गोकू ने एक हैमर जैसा प्रहार किया, जिससे लाना जमीन पर एक बड़े गड्ढे में जा गिरी। लेकिन वो तुरंत बाहर निकली और सीधा गोकू के सामने आकर उसके सिर पर जोरदार टक्कर मारी। गोकू कुछ पल के लिए चकरा गया। फिर लाना ने उस पर पंच और किक्स की बरसात कर दी, लेकिन गोकू ने उसकी टांग पकड़ ली और उसे गोल गोल घुमाकर जमीन की ओर फेंक दिया। गोकू उसी रफ्तार से नीचे आया और एक और पंच उसके पेट पर जड़ दिया। लाना दर्द से चीख उठी और उसके मुंह से खून निकल आया। गोकू मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ? यूनिवर्स की सबसे पावरफुल गॉड? मुझे लगा था तुमसे थोड़ी ज्यादा टक्कर मिलेगी। सभी लोग हैरान थे कि उनकी रानी इतनी बुरी तरह कैसे पिट रही है। कुछ ही पल बाद लाना गड्ढे से बाहर निकली। वो बुरी तरह घायल थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। फिर अचानक उसकी पावर बढ़ने लगी, इतनी तेज और बेकाबू पावर कि जमीन कांपने लगी। उसने सुपर सैन लिमिट ब्रेकर रूप धारण कर लिया। ये देख गोकू थोड़ा चौंका, क्योंकि लाना की ये पावर किसी एंजल से भी ज्यादा थी। लाना ने बिना रुके तेजी से गोकू के पास जाकर उसके पेट में एक जोरदार पंच मारा, जिससे गोकू के मुंह से थूक निकल गया। लेकिन लाना यहीं नहीं रुकी। उसने लगातार घूंसे और लातों से हमला जारी रखा। गोकू मुश्किल से खुद को बचा पा रहा था। अब समय था अपनी असली पावर दिखाने का। गोकू ने अपने बेस फॉर्म का 100% इस्तेमाल किया, पर यह भी लाना के लिए काफी नहीं था। तब गोकू ने कायोकेन गुना 3 कायोकेन X3 का सहारा लिया, जिससे उसकी पावर बहुत बढ़ गई। अब उसने लाना पर पलटवार किया।
उसका हर वार पहले से ज्यादा तेज और भारी था। लाना की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि उसका सुपर सैयन लिमिट ब्रेकर रूप बहुत ज्यादा एनर्जी सोख रहा था। गोकू ने फैसला किया कि अब इस लड़ाई को खत्म करना होगा। उसने लाना पर कई छोटे की ब्लास्ट छोड़े जिन्हें लाना ने आसानी से चकमा दे दिया और ऊपर की तरफ उड़ गई। पर उसे पता नहीं था कि ये सब सिर्फ एक चाल थी। जैसे ही वो ऊपर गई, गोकू अचानक उसके सामने प्रकट हुआ और एक ऐसा जोरदार पंच मारा कि वो सीधा जमीन पर जा गिरी। उसके गिरने से पहले ही गोकू ने एक कामेहामेहा छोड़ दिया। जमीन पर जोरदार विस्फोट हुआ और लाना बहुत बुरी तरह घायल हो गई। लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। लाना अपने बेसिक फॉर्म में लौट आई। अब उसमें लड़ने की शक्ति नहीं बची थी। वो थककर चूर होते हुए बोली, लगता है मैं अब नहीं लड़ सकती। तुम्हारा आखिरी हमला बहुत भारी था। बहुत समय बाद ऐसी मजेदार लड़ाई मिली। गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी सोचा था कि तुम और ज्यादा करोगी, लेकिन तुमने मुझे अच्छी टक्कर दी। मानना पड़ेगा, तुम्हारा लेवल काफी ऊंचा है। लाना ने पूछा, मुझे लगता है तुमने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, क्या मैं गलत हूं? नहीं, तुम बिल्कुल सही हो, गोकू ने गंभीरता से जवाब दिया। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम बिना ट्रेनिंग के एक एंजल जितनी पावरफुल कैसे हो सकती हो। तुम किस तरह का प्रशिक्षण करती हो? लाना ने मुस्कुराते हुए कहा, ट्रेनिंग? मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं की। मैं तो जन्म से ही इतनी पावरफुल हूं। ये सुनकर गोकू चौंक गया। उसने सोचा, जब मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना तब मैं खुद को बहुत पावरफुल समझता था, पर कभी नहीं सोचा था कि कोई बिना ट्रेनिंग के इतनी पावर पा सकता है। गोकू ने फिर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो हम तुम्हारे प्लैनेट पर थोड़ा घूमना चाहेंगे। इसके बाद मेरे सोल्जर तुम्हारे किले में एक पोर्टल लगाएंगे। लाना ने सहमति में सिर हिलाया। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आशा है तुम्हें यहां अच्छा लगे। पर यह पोर्टल किस लिए? गोकू बोला, ये पोर्टल हमें यहां जल्दी आने और तुमसे संपर्क करने में मदद करेगा। हम नहीं जानते कि कब कोई बड़ा खतरा पूरे यूनिवर्स को नुकसान पहुंचा दे। दृश्य 2, सेकंड टाउन। अब कहानी पहुंचती है लाना के साम्राज्य के दूसरे शहर में, जहां गोकू, एंड्रॉयड 18 और दैशिकन सड़क पर चल रहे थे। तभी गोकू अचानक रुक गया। उसने देखा कि 2 सैयन पुरुष एक छोटे से बच्चे को बेरहमी से पीट रहे थे। वो बच्चा मुश्किल से 5 वर्ष का रहा होगा। आसपास और भी सैयन लोग खड़े थे, पर कोई कुछ नहीं कर रहा था। कुछ लोग तो कह रहे थे, कमजोर सैयन के साथ यही होता है। गोकू ने यह सुना और उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। उसे अपना अतीत याद आ गया कि कैसे उसके पिता और उसकी पूरी जाति ने उसे भी कमजोर समझकर तुच्छ माना था। एंड्रॉयड 18 को ये दृश्य देखकर बहुत गुस्सा आया और वो उस बच्चे को रोते देख दुखी हो गई। गोकू चुपचाप भीड़ की ओर बढ़ा और उन दोनों सैयन के बीच जा पहुंचा। उसने एक को सिर से पकड़ा और जोर से जमीन पर दे मारा। वो सैयन जमीन में धंस गया। गोकू ने ठंडे स्वर में कहा, अब मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुम उस बच्चे के साथ कर रहे थे। तुम जैसे लोग इस यूनिवर्स में एक तुच्छ कचरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। वो आदमी चिल्लाया, मुझसे मजाक मत कर। मैं एक हाई क्लास सैयन हूं। तुम जैसे कमजोर लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मालूम नहीं तुम हो कौन, पर लगता है तुम भी उसी निकम्मे बच्चे की तरह कमजोर हो। जैसे ही वो सैयन उठने लगा, उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था। वो दर्द से कराहते हुए बोला, तूने मुझे बिना चेतावनी के क्यों मारा कीड़े? दूसरा सैयन भी चिल्लाया, तूने एक हाई क्लास सैयन को हाथ लगाया है, अब पूरा एम्पायर तुझे मार डालेगा। इतना सुनते ही गोकू ने बिना कुछ बोले जमीन पर गिरे सैयन के सिर पर पैर रखकर उसे कुचल दिया। उसका अस्तित्व वहीं खत्म हो गया। ये देखकर दूसरा सैयन कांप उठा। तूने उसे मार डाला, तू आखिर है कौन? गोकू ने उसकी तरफ देखा और बोला, फर्क नहीं पड़ता कि कितने कीड़े मुझ पर हमला करें। तुम सब मिलकर भी मुझ जैसे गॉड का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो सैयन गुस्से में गोकू पर झपटा, लेकिन गोकू ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और बोला, क्या बात है? तुम तो हाई क्लास वॉरियर हो ना, तो क्या एक लो ग्रेड सैयन तुमसे ज्यादा पावरफुल हो गया? सोल्जर कांपते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? तुम लो ग्रेड सैयन हो ही नहीं सकते। तुम जरूर कोई एलीट वॉरियर हो। गोकू ने शांति से जवाब दिया, तुम गलत हो। मैं तो एक आम इंसान से भी कम पावर के साथ पैदा हुआ था। मुझे लो ग्रेड सैयन कहा गया था। ये कहते हुए गोकू ने उसे घुटनों पर ला दिया। तभी वहां लाना भी पहुंच गई। वो अब तक पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसने गोकू की बातें सुनी और हैरान रह गई कि जिस वॉरियर ने उसे हराया वो कभी इतना कमजोर था। गोकू ने उस सैयन से कहा, अब तुम्हारे लिए जरूरी ये है कि तुम इसी पल मरने वाले हो, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूं। गोकू की मुट्ठी कस गई और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। उसी समय लाना बोली, कृपया गोकू, उसकी जान मत लो। अब इसका कोई मतलब नहीं है।
उस सोल्जर को सजा देने की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगी। गोकू ने उसे घूरते हुए कहा, तुम इस तरह की गंदगी की रक्षा करोगी? तुम तो जानती हो कि तुम मुझे रोक नहीं सकती, और अगर कोशिश की तो तुम्हारा पूरा एम्पायर तबाह हो जाएगा। इतना सुनकर वहां मौजूद सारे सोल्जर चिल्ला उठे, अपनी जुबान संभालो, तुम हमारी रानी से ऐसे बात नहीं कर सकते। वे सब लड़ने की मुद्रा पॉस्चर में आ गए। लेकिन तभी लाना ने हाथ उठाकर सबको रोका और बोली, पीछे हट जाओ और कोई मूर्खता मत करना। सभी सयान सोल्जर ने अपनी रानी लाना की बात मानते हुए वहां से पीछे हटना शुरू कर दिया। हालांकि उनमें से कई सोल्जर इस बात से अंदर ही अंदर बहुत नाराज थे कि वे अपनी रानी के सामने कुछ कर नहीं पाए। वे सोच रहे थे, हम उस बच्चे को मार ही डालते, उसे तो बस इसलिए जीने दिया गया क्योंकि रानी ने कहा कि वो एक लो ग्रेड का सयान है। गोकू ने उनकी बातों को सुनकर गहरी सांस ली और बोला, समझ नहीं आता कि अब भी तुम लोग एक मूर्ख स्काउटर की बातों पर इतना भरोसा क्यों करते हो। अगर वो कह दे कि कोई बच्चा कमजोर है तो तुम उसे मार डालना चाहते हो? उसने घायल बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह बच्चा कमजोर नहीं है, इसमें वही पावर है जो कान में है, सयान की लेजेंडरी पावर। हो सकता है कि यह भी एक लेजेंडरी सुपर सयान हो। तभी लाना और बाकी सभी चौंक गए। लाना बोली, गोकू, आप जो कह रहे हैं वो हमारी समझ से परे है। गोकू ने गंभीर होकर कहा, तुम लोगों ने शायद सुना होगा कि हर 1000 साल में एक लेजेंडरी सुपर सयान जन्म लेता है। उसकी एनर्जी अनंत इन्फिनिट होती है। वो कोई साधारण योद्धा नहीं होता। डैशिकन ने बात को आगे बढ़ाया, गोकू, शायद अब हमें लौटना चाहिए। इस सोल्जर को मारना जरूरी नहीं। उसे खुद ये समझने दो कि किसी भी जीव को कभी कम मत समझो, चाहे उसका जन्म कितना भी कमजोर क्यों न हो। गोकू थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, यह कीड़ा मुझे गाली देकर बच नहीं सकता। मौत अब इसका हक बनती है। लेकिन तुम्हारी बात सही है डैशिकन। उसने उस सयान की ओर देखा और कहा, आज मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं, लेकिन तुमने एक गॉड को गाली दी थी, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी ही। इसके बाद गोकू ने उस आदमी को एक ऐसा पंच मारा कि वो सोल्जर दूर जाकर गिरा। उसका पूरा शरीर हड्डी दर हड्डी टूट चुका था, लेकिन उसकी जान बची रही। तभी लाना ने आवाज लगाई, रुको गोकू, तुमसे एक सवाल पूछना है। अभी अभी तुमने कहा कि तुम एक लो ग्रेड के सयान हो। क्या ये सच था या सिर्फ उस सोल्जर को अपमानित करने के लिए कहा था? गोकू मुस्कुराया और जवाब दिया, हाँ, ये बिल्कुल सच है। मैं एक लो ग्रेड का सयान था। सच्चाई तो यह है कि मैं इतिहास का सबसे कमजोर सयान था, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब मैं पूरे मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल मोर्टल हूं। लाना की आंखों में हैरानी थी। वो बोली, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूं। तुमने मेरी उत्सुकता, क्यूरियोसिटी जगा दी है। गोकू ने डैशिकन की ओर देखा और कहा, डैशिकन, लाना को मेरी पूरी कहानी दिखा दो। एक पल में ही लाना की आंखों के सामने गोकू के पूरे जीवन की झलकियां चलने लगीं। उसे सब कुछ दिखा, उसका बचपन, धोखा, युद्ध और वो क्षण जब वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना। लाना की आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ था जब उसने देखा कि गोकू को कैसे धोखा मिला था। कुछ ही पलों बाद फ्रीजा के सोल्जर वहां पहुंचे और झुकते हुए बोले, पोर्टल तैयार है, अब आप अपने प्लेनेट पर लौट सकते हैं। गोकू जाने ही वाला था कि पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा, रुको। वो प्रिंस कान था, रानी लाना का बेटा। हाँ बेटा, बताओ क्या बात है? गोकू ने मुस्कुराते हुए पूछा। कान ने कहा, गोकू, क्या आप मुझसे एक युद्ध करेंगे? मैं एक योद्धा हूं और आज ये साबित करना चाहता हूं कि मुझमें भी अपनी मां की रक्षा करने की शक्ति है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आपके जैसे महान गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। गोकू थोड़ी देर चुप रहा, फिर हंसते हुए बोला, ओहो, तो तुम्हें इतनी हिम्मत है कि एक गॉड को चैलेंज देने आ गए। पता नहीं ये तुम्हारी बहादुरी है या नादानी। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा शरीर को वार्म अप करना भी जरूरी है। गोकू के चेहरे पर हल्की शरारत थी और आंखों में लड़ाई के प्रति गंभीरता। डैशिकन ने यह सुनकर तुरंत एक मजबूत एनर्जी बैरियर बना दिया ताकि दोनों की लड़ाई से आम सयान प्रभावित न हो। गोकू ने फिर कहा, सुनो डैशिकन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मेरी पावर को सीमित कर दो, बस सुपर सयान ब्लू तक। मैं नहीं चाहता कि इस बच्चे पर जरूरत से ज्यादा पावर का इस्तेमाल हो। डैशिकन ने चिंता जताई, क्या आप निश्चित हैं गोकू? अगर ये लड़का सुपर सयान लेजेंडरी में बदल गया तो आपको मुश्किल हो सकती है। गोकू ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो डैशिकन, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि ये बच्चा कितनी दूर तक जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि सुपर सयान ब्लू से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। तो चलो कान, अब तुम भी अपने उस रूप में बदल जाओ जहां तुम अपने होश खो देते हो। गोकू लड़ाई की मुद्रा में आ गया। कान ने शांत स्वर में कहा, माफ कीजिए गोकू, मैं उस रूप में नहीं बदल सकता जिसकी आप बात कर रहे हैं। गोकू मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि कान अभी उस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। दोनों अचानक हवा में कूदे और पावरफुल पंच और किक का आदान प्रदान हुआ। गोकू ने पहले कान के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारा, फिर एक तेज किक दी और पीछे से एनर्जी का हमला किया। कान जमीन पर गिरा। वो थोड़े गुस्से में उठते हुए बोला, किसी ने पहले कभी मुझे इस तरह नहीं मारा। उसी समय उसकी आंखों की पुतियां पीली होने लगीं।
उसकी नसें उभर आईं और उसका एनर्जी लेवल तेजी से बढ़ने लगा। कान की पावर इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि वो अपनी मां से भी आगे निकलने लगा। चारों ओर उसकी एनर्जी का विस्फोट हो रहा था। एक पल में गोकू को इतनी जोर की टक्कर लगी कि वो उड़ता हुआ कई इमारतों को तोड़ते हुए जा गिरा। ये देख वहां मौजूद सभी सैयान दंग रह गए, यहां तक कि रानी लाना भी हैरान थीं। कान की पावर बढ़ती ही जा रही थी, मानो वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा हो। गोकू सुपर सैयान में बदलते हुए बिजली की रफ्तार से बाहर आया और कान को एक जोरदार पंच मारा। कान कुछ कदम पीछे गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और पलटकर गोकू पर हमला करने दौड़ा। गोकू ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसी समय गोकू ने भी हमला किया, मगर कान ने उसका वार भी रोक लिया। अब दोनों एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। कान की पावर हर पल बढ़ रही थी, तो वहीं गोकू भी थोड़ा थोड़ा करके अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा था। अचानक गोकू ने तेजी से कान के पेट में किक मारी, जिससे कान की पकड़ छूट गई। गोकू ने उसके चेहरे पर पंच मारा और कान जोर से जमीन पर जा गिरा। गोकू बोला, क्या हुआ लड़के, मैंने तुमसे ज्यादा की उम्मीद की थी। अब उस गुस्से को बाहर निकालो जो तुमने अपने दिल में दबा रखा है, उन लोगों के लिए जो तुम्हें कमजोर समझते थे। अगर तुम उस गुस्से को आजाद कर दोगे तो तुम्हारी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। गोकू की बात सुनते ही कान के मन में उन सभी अपमानजनक बातों की यादें लौट आईं जो लोगों ने उसके बारे में कही थीं। उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसी पल कान की एनर्जी किसी विस्फोट की तरह निकली। वो सुपर सैयान लेजेंडरी बन चुका था। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि मानो समय थम गया हो। हवा की गति रुक गई और पूरी धरती कांप उठी। आसमान काला पड़ गया, बिजलियां गिरने लगीं और जमीन टूटने लगी, मानो पूरा प्लैनेट ही फट पड़ेगा। अगर डैशिकन समय रहते हर तरफ एक हरी एनर्जी का मजबूत बैरियर न बनाते तो वो प्लैनेट सचमुच तबाह हो जाता। हरी एनर्जी की चमक के बीच एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। जब रोशनी कम हुई तो सभी ने देखा कि कान बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके बाल अब हरे हो चुके थे और उसकी आंखों की पुतलियां सफेद थीं। फिर भी कान अपने गुस्से पर नियंत्रण रखे हुए था। बिना समय गंवाए कान ने गोकू पर हमला कर दिया। गोकू ने तुरंत सुपर सैयान फेज 2 का अधिकतम रूप अपनाया ताकि वो वार रोक सके, लेकिन फिर भी वो दूर तक उड़ गया। कान ने गोकू का पीछा करते हुए उसे पावरफुल पंच मारे। गोकू को बुरी तरह चोट लग रही थी और उसके खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। इससे गोकू को गुस्सा तो आया ही, साथ ही लड़ाई का रोमांच भी महसूस हुआ। गोकू ने अब सुपर सैयान फेज 3 फॉर्म ले लिया और पूरे जोश के साथ जवाबी हमला किया। दोनों के बीच पावरफुल टक्कर हुई। हालांकि गोकू की पावर बहुत ज्यादा थी, फिर भी कान का सुपर सैयान लेजेंडरी फॉर्म उससे भी अधिक पावरफुल था। गोकू ने अचानक एक तेज कामेहामेहा छोड़ा जो सीधे कान से टकराया। उसे चोट तो पहुंची, लेकिन कान इससे और ज्यादा तेज हो गया और उसकी पावर फिर से बढ़ने लगी। वो पूरी रफ्तार से गोकू की तरफ दौड़ा और गोकू भी उसी जोश से आगे आया। ये टकराव कई मिनटों तक चला। धीरे धीरे कान थकने लगा, लेकिन उसकी पावर लगातार बढ़ती ही जा रही थी। गोकू ने यह देखकर कहा, कान, तुम्हें अपनी सारी एनर्जी एक बार में बाहर निकालनी होगी। कान ने आदेश माना और जोर से चिल्लाते हुए अपनी सारी की एनर्जी छोड़ दी। लेकिन उस एनर्जी के साथ साथ उसने पूरे इलाके में हजारों बमों जैसी एनर्जी गोलियां फेंकी, जिससे पूरा गांव तबाह हो गया। अब कान पूरी तरह अपना आपा खो चुका था। वो बेरहमी से गोकू पर हमला कर रहा था, उसे जमीन पर पटक रहा था, उसका पैर पकड़कर उसे कई बार जमीन पर दे मारा। इसके बाद कई पावरफुल पंच मारे, जिससे गोकू की हालत बहुत खराब हो गई। गोकू के कपड़ों पर धूल मिट्टी चिपक गई थी और चेहरा खून से लथपथ था। फिर भी उसने खून पहुंचते हुए कान को देखा और तभी उसकी एनर्जी में कुछ अलग महसूस हुआ। वहां मौजूद सभी लोग गोकू की नई एनर्जी को महसूस कर चौंक गए, लेकिन कुछ कहने से पहले ही गोकू ने कान पर क्रूर हमला शुरू कर दिया। गोकू एक पागल की तरह हंस रहा था और लेजेंडरी सुपर सैयान कान को बुरी तरह पीट रहा था। तभी कान ने जोर से चिल्लाते हुए अपना असीम गुस्सा फिर से बाहर निकाला। उसकी पावर फिर से कई गुना बढ़ गई और उसने गोकू को एक बार फिर पावरफुल हमले से गिरा दिया। हालांकि गोकू अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो हर वार का जवाब दे रहा था, लेकिन अब उसकी चोटें बहुत गहरी हो गई थीं। गोकू ने अपनी पूरी पावर से एक विशाल कामेहामेहा तैयार किया। लाना ये देखकर डर गई, क्योंकि ये हमला पूरे यूनिवर्स को नष्ट कर सकता था। डैशिकन ने स्थिति को समझते हुए एक पावरफुल बबल में गोकू और कान दोनों को बंद कर दिया। अब कान ने भी एक मेगा ब्लास्टर तैयार किया। दोनों ने एक साथ अपना सबसे शक्तिशाली हमला छोड़ा। दोनों हमले आपस में टकरा गए। गोकू समझ गया था कि वो इस टकराव को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा, इसलिए उसने एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन हकाई का इस्तेमाल करके कान के हमले को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन जल्द ही उसे समझ आया कि कान की इन्फिनिटी पावर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। कान ने और भी ज्यादा पावर लगा दी, जिससे गोकू का कामेहामेहा पीछे हटने लगा। अब गोकू के पास एक ही रास्ता था। उसने अपनी बाकी बची पावर से एक जादुई ढाल बनाई, लेकिन जैसे ही कान का हमला ढाल से टकराया वो टूट गई और एक भयानक धमाका हुआ। इस धमाके ने एक पोर्टल खोल दिया और गोकू उस पोर्टल में जा गिरा। वो लगभग बेहोश था और उसकी पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी थी।
ये सब देखकर एंड्रॉयड 18 और डैशिकन चौंक गए। गोकू की हार कोई मामूली बात नहीं थी। गोकू उस पोर्टल से होकर एक ब्लैक होल में जा गिरा। एंड्रॉयड 18 ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कान को एक झटके में बेहोश कर दिया, जिसे देखकर लाना भी हैरान रह गई। डैशिकन ने तब तक पता लगा लिया था कि गोकू पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर मजा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।